नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु बाजपेयी और आज हम यहाँ पर बहुत दिनों के बाद कोई ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन कर रहा हूँ और बहुत ख़ास अ, वजह से आज योगेश प्रवीण जी, पद्मश्री योगेश प्रवीण जी की पुण्यतिथि है और आज सनत्कदा और बायोस्कोप लखनऊ बायोस्कोप के संयोजन में हम ये जो प्रोग्राम है ऑनलाइन, इसमें हम योगेश जी को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और मैं इसमें सूत्रधार की भूमिका में हूँ और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने योगेश जी को जिन्होंने देखा है, जिनके आसपास रहे हैं, जिनको समझा है। तो आज हम योगेश जी के बारे में कुछ बात करेंगे। योगेश जी, आप सब जानते हैं कि लखनऊ में योगेश जी की उपस्थिति एक ऐसी उपस्थिति है कि जिन्होंने 1 2 3 4 5 10 20 नहीं बल्कि सैकड़ों या हजारों, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ लाखों लोगों को अपने शहर के बारे में चेतनाशील बनाया है। जितने लोगों को योगेश जी लखनऊ की तरफ लेकर के आए हैं, कोई एक शख्स इतने ज्यादा लोगों को लखनऊ की तरफ नहीं लेकर के आया। मैं तो सबसे पहले मुझे उनके बारे में यही चीज समझ में आती है कि इतने सारे लोगों को वो लखनऊ की तरफ लेकर के आए हैं। हम सब जानते हैं गौस नगर में रकाबगंज के पास जो मोहल्ला है, वहाँ वो उनका घर, और वो वहीं पैदा हुए पले बढ़े। घर से योगेश जी अपनी माँ के बहुत करीब थे। उनकी माँ बहुत विदुषी महिला थी, साहित्यकार थी, जिनसे योगेश जी के अंदर साहित्य के जो है साहित्य की प्रेरणा आई और उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। और उन्होंने बहुत विधाओं में, मतलब लखनऊ को लेकर तो उनकी एक पहचान है कि उन्होंने लखनऊ के बारे में जैसे लिखा और जितना लिखा और जिस तरह से काम किया, वो शायद ही कोई कर पाया हो। लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने न सिर्फ लखनऊ के बारे में लेखन किया बल्कि काव्य में महाकाव्य उनका अपराजिता जैसा महाकाव्य है। उसके अलावा उनकी शायरी की किताबें हैं, गजलें हैं, नज्में हैं और तमाम कहानियां हैं, अफसाने हैं, लघु कथाएं हैं, नाटक हैं, एकांकी हैं। मतलब जो भी विधा आप सोच पाए साहित्य की, उन सब विधाओं में योगेश जी ने एक तरह की मशाकी के साथ लेखन किया और पूरी जिंदगी उन्होंने लखनऊ को एक तरीके से नज्र कर दी। तो आज ऐसे योगेश जी को हम याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ बहुत खास लोग हैं। जैसे जैसे मुझे दिख रहे हैं अपने सामने, मैं वैसे ही उनके बारे में बताना चाहता हूँ। संतोष अर्श हैं हमारे साथ। संतोष जी योगेश जी के शागिर्द, जिन्हें हम कहते हैं बाजाबता तौर पर शागिर्द, वो उस तरह के व्यक्ति हैं। योगेश जी के बहुत करीब रहे हैं, मैं जानता हूँ उन्हें। संतोष भाई एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं, लखनऊ से बाहर हैं, लेकिन वैसे बाराबंकी के मूल निवासी हैं। लेकिन योगेश जी से जब उनका ताल्लुक हुआ और उसके बाद लखनऊ एक तरह से उनका घर है। और जब ये बात आई कि यहाँ हमें याद करना है, तो मुझसे जब पूछा गया तो मैंने कहा संतोष भाई के बिना तो मुझे नहीं लगता कि ये महफिल पूरी होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं जानता हूँ कि जैसे संतोष भाई बता पाएंगे वैसे शायद ही कोई बता पाए। इसके अलावा हमारे साथ माधवी जी हैं। माधवी जी को हम सब जानते हैं, सनत्कदा की रूह रवां हैं, फाउंडर हैं। और शहर में जो तमाम महफिलें और जो तमाम अदबी अदबी फिजा बनती है उसमें पेश पेश रहती हैं वो, और उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम मुमकिन हो पाते हैं। तो माधवी जी हैं। ज्योति सिन्हा जी हैं हमारे साथ। ज्योति सिन्हा जी, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, हमें लगता है कि सबसे लंबा एसोसिएशन अगर किसी का होगा योगेश जी के साथ तो वो ज्योति जी का होगा। कृष्ण बिहारी नूर की वो शागिर्द हैं और खुद बहुत अच्छी शायरा हैं। बहुत अच्छा लिखती बहुत साहित्य में बहुत उनकी दिलचस्पी है। और आज ही उन्होंने फेसबुक पर एक संस्मरण योगेश जी के बारे में शेयर किया, मैं उसे पढ़ रहा था। मैं वो भी बहुत ऐसी चीजें बता पाएंगी जो बहुत कम लोग शायद बता पाए। इसके अलावा हाफिज भाई को यहाँ होना था, वो अभी नहीं है यहाँ। मैं हूँ और बहुत सारे लोग जो योगेश जी को जिन्होंने देखा, समझा, जाना। आप सब लोग जो सुन रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योगेश जी के बहुत करीब रहे हैं। और वो जाहिर तौर पर ऐसे व्यक्ति थे जो अजात शत्रु रहे हैं, जिन्होंने सबको प्रेम दिया और बदले में सिर्फ सम्मान और सिर्फ प्रेम ही उनको मिला। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लखनऊ बहुत खुशकिस्मत है इस मायने में कि योगेश जी जैसा एक फर्जंद उसके पास था। तो ये
मुख्तसर सा तारुफ था, एक छोटा सा एक इंट्रो था। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा ज्योति जी से कि वो मैं अपनी कुछ बातें हमें बताएं योगेश जी के बारे में, और वो हेलो। किस तरह से सोचती हैं और आज के दिन पर किस तरह से याद करती हैं, और खास तौर पर ऐसी कुछ बातें बताएं जो उस तरह से पब्लिक में नहीं है, और जो हम आवाज आपकी नहीं है। जिस तरह से महफिलें होती रही उसमें जो चीजें निकल कर आती थी, अगर वो हमें बता सकें तो यहाँ से इस महफिल का बाकायदा एक आगाज होगा जी। मुझे मुझे लगता है पता नहीं आप लोग मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ। कैन यू हेयर मी? आप लोग सुन पा रहे हैं जी जी, मुझे? आपकी आवाज बहुत साफ आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन अब ज्योति जी आप चलिए, बोले, आप बहुत साफ सुनाई दे रही है ठीक जी। है। क्योंकि मैं दोनों अपने क्या उसमें दिख रही हूँ, पर मैं आपके स्क्रीन में नहीं देख पा रही हूँ। अब हो सकता है कि ऐसे ही छुपे छुपे बात करनी है मुझे। जी जी। पर ये एक अजीब सी बात है कि इतनी जल्दी ये वक्त भी आ गया कि हम अपने योगेश चाचा, जो योगेश जी जिनके बारे, जिनको मैं उम्र भर योगेश चाचा कहती रही, उनके बारे में आज हमको बात करने के लिए, और दूसरा साल हो गया उनको हमसे बिछड़े हुए, और ये यकीन ही नहीं हो आ रहा है कि ऐसा भी कुछ हुआ है हम लोग के साथ जिंदगी में। जब उनसे आखिरी बात हुई थी 10 और 11 अप्रैल को, दोनों दिन उन्होंने मुझसे बात की थी, और किसी और के बारे में एज यूजुअल जैसे हमारे शौहर को दिखाना होता है और उसके उनसे जरिए बात करनी होती है, उन्होंने बात की थी। और मैंने उनसे कहा था कि आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत कोविड फैला। बोले नहीं नहीं, मेरे तरफ से चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए जो अगले दिन जब मुझे खबर मिली तो ये बहुत ही मुझे लगा कि एक एक पूरी की पूरी दास्तां खामोश हो गई है। एक पूरी जो एक पूरी दास्तां यतीम हो गई। और अब हम किससे संवरेंगे? एक जो हमें जो तहजीब एक पूरी थी, जो वो बेआईना हो गई है। मैं हमेशा उनको बिहारी नूर साहब के, चूंकि वो भाई थे, रिश्तेदार थे, तो मैं उनको चचा की तरह कहती थी। तो मैं उनको कभी सोच नहीं सक रही थी कि ऐसा भी कुछ होगा, जो हमेशा से अदब और तहजीब का एक ऐसा आईना मुझे लगते थे कि जिसमें लखनऊ खुद को संवारता था। और मुझे लग रहा कि आज पूरी तहजीब ही बेआईना हो गई है। उनका जब 1995 की बात है, ये तो एक अरसा बीत गया। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो नूर साहब ने कहा था, ये क्योंकि मैं उनकी बेटी की तरह भी थी नूर साहब की, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे चच्चा हैं। तो उस समय जो उनकी एक वो लखनवी, जो खालिस लखनवी लहजे में हिंदी, उर्दू और अवधी की जो मिश्रित मिठास भरी जुबान घुली हुई थी, उसने एक बहुत बड़ा जादू किया था मेरे ऊपर। और मुझे लगता था कि बस बस हम उनको सुनते रहें और उनके वो लखनवी किस्से कभी भी खत्म ना होए। मुझे लगता था कि उनके पास आ, कभी भी खत्म होने वाले किस्सों का एक पिटारा है, जिसमें कि या तो यूं भी कह लीजिए कि लखनऊ के माजी का एक एक पन्ना योगेश प्रवीण जी की जुबान से अपनी कहानी सुनाने को आतुर हो रहा होता था। हम दावे के साथ कह सकते कि शायद ही कोई ऐसा इतिहासकार या साहित्यकार ऐसा होगा जो इतनी सहजता, इतनी सरलता और इतनी संवेदनशीलता से कोई माजी का कोई किस्सा, इतिहास की कोई बात, ऐसी घटना को इतनी आसानी से मुंह जबानी, बिना किसी स्क्रिप्ट के सुना सके। ऐसा लगे कि आप आंखों देखा हाल सुन रहे हैं, और आपको खुद उस माजी के उस हिस्से में, उस काल में आपको ले जाए और लगे कि आप भी उस पूरे किस्से का एक किरदार है। तो उनकी जब भी हम लोग कहानियां, मतलब अक्सर ही बैठते थे, और कितने हम लोगों ने उनके साथ नशिस्तें करी, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, और बैठकी तो बहुत होती थी। और वो अपना कभी कभी तो उनकी वो, जब हम लोग बोलते थे कि क्या कुछ सुनाइए चचा, तो बोलते थे ए बीबी क्या सुनाए। वो मैंने हंस के जो ए बीबी अब क्या सुनाए जो कहते थे, वो मुझे बहुत मजा आती थी सुनना। उनका लहजा हालांकि मैं कभी नहीं सीख पाई, क्योंकि शायद मैं लखनऊ को बिलोंग नहीं करती थी, इसलिए ये लहजा आया नहीं बचपन से। तो वो बड़े मजे से, चाहे पुराने नवाबों की बातें हैं, उनके अयाशियों की रंगीन कहानियां हो, किसी तवायफ या नवाबों की परी खाने में सिसकती औरतों की गमगीन जवानियों के किस्से हों,
लखनऊ के साहित्यकारों, अदीबों के कलम के जो कमाल होते थे, जो थिएटर्स होते थे, नाटककार होते थे, उनकी खूबियां, कोठे पे गाने वालियों के जो नाजो नखरे होते थे, चाहे लखनवी पहरावा हो, अवधी दस्तरखान हो, ऐसी कौन सी बात थी। या वो एक जो किस्से सुनाते थे अमीरों के, या यूं ही वक्त जाया करते अमीरों की पतंगबाजी या मुर्गबाजी से लेकर कहाँ कहाँ कौन सी फिल्मों में लखनऊ के किस शायर ने लिखा है, वो सबका जो योगदान था, ऐसा लगता था कि सब उनकी जुबान पे रखा हुआ है। मतलब लखनऊ के जो चप्पे चप्पे गोशे गोशे में उनका पूरा इख्तियार था योगेश प्रवीण जी का। बस, और वो उनका जो अंदाजे बयानी कि वो बस बोलते रहे और हम सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। तो बस ये एक ऐसा वो ऐसी यादें हैं जो आज भी कौंधती रहती हैं। और मैं क्या बताऊं, शायद हमारे साथ उनका एक रिश्ता ये भी था बहुत अच्छा कि मेरा और उनका, शायद लोगों को पता नहीं है, मेरा और उनका जन्मदिन एक साथ होता था। 28 अक्टूबर के वो पैदाइश थी, 28 अक्टूबर की मेरी पैदाइश थी। और हम लोग बहुत कोशिश करा कि हम लोगों ने बहुत बार सोचा कि हम लोग एक कोई कार्यक्रम जरूर करेंगे, हम लोग साथ मनाया करेंगे। पर हमेशा भाई वो बड़े शख्सियत थी, उनके बहुत कार्यक्रम होते थे उनके जन्मदिन पे, तो हम लोग कैसे कभी दोनों के साथ में नहीं हुई। पर हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, और शायद हम लोग के कुछ बातें थी जो बहुत मिलती जुलती थी, हम लोग का संकोच था और बहुत सारी बातें थी तो मैं उनसे रिलेट करती थी। चूंकि वो बेटी मानते थे, जब भी मैं पैर छूऊं तो मना करते थे कि बेटियां पैर नहीं छूते। पर जो भी मैं आज, हम जो भी लखनऊ की इस तहजीब में या अदब अदब और इसकी जो दुनिया में हमने पैर रखा है, वो दो लोगों की उंगलियां पकड़ के, कृष्ण बिहारी नूर साहब और चचा योगेश प्रवीण जी के। क्योंकि इन्होंने ही मुझे जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत सीखा। मैं बहुत अच्छी शागिर्द नहीं निकल पाई, बेटी ज्यादा बन गई, शागिर्द शायद बहुत अच्छी नहीं बनी। और आज भी मुझे इसका अफसोस है कि मुझे बहुत उन्होंने दिया, कृष्ण बिहारी नूर साहब ने भी जो मुझे सिखाया, जो दिया, उसमें मैं बहुत उसको जस्टिफाई नहीं कर पाई। शायद मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चीजों पे फोकस नहीं किया इस तरह की, जो हमें उनसे बहुत कुछ हासिल करना था, जो आज मुझे बहुत दुख है। मैं अक्सर उनके चीजें वीडियो रिकॉर्ड कर लेती थी चचा की, उनको बिना बताए, पर जो प्रॉपर तरीके से हम लोग को बैठ के करना था वो शायद नहीं सीख पाए। वो कहते रहे, आखिरी बात भी जब उन्होंने हमसे कही तो उन्होंने ये वाली बात, कुछ कुछ पर्सनल किस्से बताए अपने बचपन के, जो जब वो नूर साहब की शादी हुई तो शायद बहुत छोटे से थे, और उस समय उन्होंने जो जो देखा था उसके किस्से सुनाए, और उन्होंने कुछ जाती अपनी पर्सनल बातें भी हमको बताई, और बोला कि किस बात पे वो नाराजगी है और हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया, और अदब और साहित्य तहजीब वाले जो जितना उनका काम था उस पर उनको क्या नहीं मिला, उसकी भी बहुत बात हुई। जो मुझे लगता है कि आज भी मुझे उन्होंने मुझे भी बहुत डांटा था कि मैं क्या नहीं करती हूँ, मुझे क्या क्या करना चाहिए। मैंने कृष्ण बिहारी नूर साहब के घर को म्यूजियम क्यों नहीं बनने दिया, हम लोगों ने कैसे छोड़ दी इस बात को। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उनके जो उन्होंने शायद हमसे उम्मीद की थी वो हम नहीं कर पाए, और मुझे उम्र भर इसका दुख रहेगा। जो उन्होंने रवायतें संजो के रखी थी, संजोए रखने का जो काम दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हिमांशु जब इस तरह की ये रवायतें बढ़ा रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा कि आओ हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, तो कभी हम अपनी कुछ ना कुछ, हम लोग की जिम्मेदारियां हैं जिंदगी की, तो हम नहीं उसको पहुंच पाए उनके पास। और मुझे बहुत दुख है कि उनके हम आखिरी वक्त पे भी, जो कि कोविड टाइम था, मैं नहीं पहुंची। मैंने पूछा उनके घर वालों से तो उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग मत आइए क्योंकि कोविड का टाइम था। तो बस वो जो आखिरी आवाज है वो मेरे जहन पे गूंजती रहती है। क्या कहा जाए, मैं कल भी 2 दिन से सोच रही थी कि कैसे उनकी वो आखिरी आवाज जो उन्होंने हमसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करी थी, वो उसको हम बहुत सारी पर्सनल बातें नहीं बताना चाह रहे यहाँ पे, पर बड़ा मजा आया था उनसे बात करने का। और हमने जब उनसे कहा था कि जरिए अपना ध्यान रखिएगा, बोले अरे मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होता, तुम सब हो यहाँ पे और मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, मैं तो घर में रहता हूँ, मुझे तो कोविड होने नहीं वाला। और 24 घंटे भी नहीं बीते थे और जब ये खबर आई तो, पर मुझे लगता है कि मैं उनके लिए जो
जो उनको सरकार ने, मैं बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो बहुत सारे ना उनको सम्मान मिले थे, बहुत सारे उनको उनके लिए कार्यक्रम होते थे, पर जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और पद्मश्री भी देने में बहुत कोताही की गई सरकार के द्वारा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को भी सरकार ने पद्मश्री दी जो कि चाटुकारिता और पॉलिटिशियन के हाथ पैर जोड़ के जिन्होंने मिला है। और देखिए उनकी किस्मत की, जब उनको मिला भी तो लेने नहीं जा पाए। ये बहुत दुख होता है मुझे इस बात के लिए। क्या कहा जाए, बहुत सारे किस्से थे। एक बात और थी जो मैं शायद सबको बताना चाहूंगी, वो जो पुराने शायर गायक या पुरानी लोग थे जिनको, जो जरूरतमंद थे, जिनका एक जमाने में वो बहुत काम कर चुके थे पर अब बाद में गरीबी में और उनको कार्यक्रम नहीं मिलते, तो जिस तरह की वो से गुजर रहे थे, तो योगेश जी बहुत उनके लिए काम करते थे। आपको जरीना बेगम साहिबा की याद है? जरीना बेगम साहिबा को बहुत साल पहले, 17-18 साल पहले हमारे घर पीजीआई लेके आए थे, और हम लोगों ने कई बार उनके साथ गोष्ठियां करी, उनके कार्यक्रम कराए, ताकि उनको फाइनेंशियली हमारे हमारे सामने, मुझे याद है उनको हम लोगों ने कुछ मेडिकल हेल्प भी करवाई, उनके शौहर को, उनके घर वालों को। तो उसके भी बड़ा काम करते थे योगेश चाचा। और ऐसे कई जगह, कई लोगों के साथ उन्होंने हम लोग को मिलवाया ताकि हम लोग उनको बैठकियों में बुला सकें। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। उनके बारे में बात करने बैठेंगे तो शायद पूरी रात निकल जाएगी, पर बहुत लोग हैं। एक बार वो बड़ी तवज्जो देते थे। एक बार उन्होंने किसी की शादी, संतोष जी आपके यहाँ किसी की शादी थी, उनके शागिर्द की किसी की, और उन्होंने बहन का जो रोल करना होता वो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले तुम करोगे। तो मुझे बहुत बिल्कुल अभिभूत हो गए कि किसकी, हम नहीं जानते किसकी शादी में हम जा रहे, पर उन्होंने कहा नहीं, उनकी उसकी बहन नहीं है, तुम उसके हिस्से का वो जो रस्म होती उन्होंने मुझसे कराई थी, बहुत साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो ऐसे थे प्यारे से, बहुत ही सरल। पंचवटी में उनकी उम्र भर की कमाई और अदबी दौलत उन्होंने बड़ी संजो कर रखी थी, जिसकी बहुत उनको ख्वाहिश थी कि उनके घर को भी संग्रहालय बनाया जाए। मुझे लग रहा है हिमांशु उस पर बहुत काम कर रहे हैं। उनकी अनगिनत उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियां सदियों तक आने वाली पीढ़ी को अदब और तहजीब का पाठ पढ़ाती रहेंगी, क्योंकि आज के दौर पे, जो मौजूदा दौर में साहित्य, संस्कृति, संगीत, तहजीब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, मुझे लगता है। उन्हें बेहद दुख होता था कि जो आजकल नवोदित साहित्यकार हैं और उनका, और दूसरों का चुरा कर, दूसरों से लिखवा कर भी अपनी मार्केटिंग करने में तो उस्ताद हैं, पर खुद कुछ बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहा जाए एक दुख भी है उनके जाने का, और ये लग रहा है कि ठीक है, सबको जाना होता है, और दुख इस बात का कि हम लोग को जितना उनसे हासिल करना था, जितना सीखना था, शायद नहीं सीख पाए, क्योंकि ये सोचता नहीं है ना इंसान की इतनी जल्दी चले जाएंगे। मुझे लगता था अभी है, कृष्ण बिहारी नूर ने बहुत जल्दी हमारा हाथ छोड़ के चले गए। आई थिंक 4 या 5-6 साल में उनके साथ रही, और चचा को थोड़ा लंबा वक्त लिया, पर चचा के पास भी शायद हम बहुत बैठ नहीं जा पाए, बैठते थे, वो भी बिजी रहते थे, मैं भी बहुत ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों में, तो मैं उम्र भर इस बात के लिए बहुत अपने आप को कोसती रहती। जी मैं बहुत खुश हूँ कि हिमांशु बहुत काम कर रहे हैं। मेरी पूरी ब्लेसिंग्स, पूरी दुआएं अपने भाई के लिए हैं कि वो आगे लेके जाए इसको। मैं तो काम नहीं कर पा रहा हूँ उस तरह से, जिस तरह से शायद मुझे करना चाहिए था, या जिस तरह से योगेश जी तवक्को रखते थे। मुझे कभी अलग से कोई ऐसा भी सत्र हो जिसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो जानते थे कि योगेश जी को किन चीज़ों की शिकायत रही, या किन चीज़ों से वो थोड़ा उनको दुख भी रहा। तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे जुड़ी हुई, जो चूंकि मैं जानता था, तो मुझे मालूम है कि किस तरह से वो ठीक तरह से नहीं हुई। लेकिन ज्योति जी, जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें, जो उनका अंदाज़े बयां है, और जिस तरह से वो बात को रखते थे और जिस तरह से काम करते थे, मुझे लगता है कि यहाँ एक वीडियो सनतकदा ने तैयार किया है। वो सनतकदा फेस्टिवल का ही एक वीडियो है योगेश जी का, उसके साथ बनाकर। और दूसरा शायद
एक काफी साल पहले उनके साथ एक दोपहर में एक बैठक की थी, तो उसका छोटा सा वीडियो है, वो हम देख लेते हैं। उससे हमें जिन सारी चीजों को ज्योति जी बता रही थी, एक बार दोबारा से हमारे दिमाग में वो ताजा हो जाएंगे, और फिर हम आगे इस बात को बढ़ाएंगे। और तो मुझे वो वीडियो चला दिया जाए। मैं इसी गोमती के मेले में एक बार एक तश्तरी लेके गया अपने घर। पुरानी बात है, वो 5 रुपए की शायद थी या 10 रुपए की, एक कसगर की बनाई हुई काली तश्तरी थी। मुझे अच्छी लगी और मैंने ये देखा कि उसमें नोक से उर्दू में एक शेर लिखा हुआ है और अबरक भरी हुई है, जिससे वो काली जमीन पे शेर नमूदार हो। अच्छी लगी मुझे कि बड़ी कारीगरी से बनाई। मैं ले गया और मैंने अपनी टेबल पे रख लिया। वो 10 रुपए की तश्तरी थी। उस पे क्या लिखा था जरा देखिए कि मिट्टी की क्या जबान होती है और अदना से अदना आदमी किस अजमत को पहुंचता है। उस पे लिखा था, खाकसारी में इंतखाब हूं मैं। जमीन में मिट्टी मिट्टी, उसमें थोड़ी चुनी हुई मिट्टी मैं हूँ। खाकसारी में इंतखाब हूँ मैं, गोया जन्नत का कोई ख्वाब हूँ मैं। आपकी मेज पर जगह जो मिली, आपकी मेज पर जगह जो मिली, अब बुलंदी में आफ्ताब हूँ मैं। वाह वाह। तो आप ये देखिए, अब ये शऊर बच्चे कहाँ से पाए, सुने सीखे। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों के दिल जो है वो नादार हैं, वो चाहते हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। हमारे बचपन में हम लोग सब मिलजुल के रहे, हिंदू मुस्लिम कोई फर्क नहीं था। मुझे अब तक मालूम है कि हिंदू घरों में जो दर्जी आते थे, हमारे भाई की शादी हुई और हमारे रिश्तेदार, तो वो जामा सिल के लाते थे। जामा नीमा लड़का पहनता था, पटका बांधता था, कंधावर डालता था, जिससे लड़की की गांठ जोड़ी जाती थी। तो वो दर्जी वो नेग लेने के लिए खड़ा है और लड़के की माँ की तरफ देख रहा है कि हमारा सिला कपड़ा लड़का पहन रहा है, तो जो आप दे डालिए सो कम है। उसी तरह एक मुस्लिम घर में मालिन सेहरा लेके खड़ी है और वो लड़के के बांधा जा रहा है। वो नेक के इंतजार में है कि घर वालियाँ सब मिल करके जुल के जो उसको देना है वो दें। तो आप ये देखिए कि क्या सलीका था, क्या तरीका। लखनऊ की तरबियत को लेकर के मैं आपको एक फिल्म का गाना बताऊंगा तो आप ताज्जुब करेंगे, कितना उम्दा सेहरा लिखा है। तहजीब देखिए, मुबारक उनको फूलों का बनाकर लाए हैं सेहरा, मुबारक उनको फूलों का बनाकर लाए हैं सेहरा, हम अपने दिल के टुकड़ों का सजा कर लाए हैं सेहरा, हम अपने दिल के टुकड़ों का सजा कर लाए हैं सेहरा। उधर वो उनके सर से बन के लग जाएगा सीने से, उधर वो उनके सर से बन के लग जाएगा सीने से, तो हम अपने भी सीने से लगा कर लाए हैं सेहरा, तो हम अपने सीने से लगा कर लाए हैं सेहरा। नजर गैरों से बढ़कर, नजर गैरों से बढ़कर प्यार में अपनों की लगती है। अदा देखिए, लखनऊ का हुस्न देखिए, जबान देखिए। नजर गैरों से बढ़कर प्यार में अपनों की लगती है, तो हम अपनी भी नजरों से बचा कर लाए हैं सेहरा। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। जब कभी जाते कहे, अरे इनको 100 बरस पहले लखनऊ को कौन पूछता था। अरे बनारस का क्या रुतबा, वो दर्शन, धर्म, संस्कृति और साहित्य का गढ़ है। इलाहाबाद पे अंग्रेज आशिक थे, इलाहाबाद को खूब सजाया संवारा, एक से एक इमारतें बनवाई और इसको राजधानी बनाया था। लेकिन बुरा हो लखनऊ वालों का, आप जहाँ बैठे हैं कैसर बाग में अमीरुद्दौला लाइब्रेरी आपके पड़ोस में, ये अमीरुद्दौला साहब महाराजा महमूदाबाद का लक़ब है, उनका उपनाम है। यकीन जानिए ये जमाना था 20वीं सदी की शुरुआत का, और बटलर साहब इलाहाबाद में थे, वो गवर्नर थे, इलाहाबाद राजधानी थी। अब देखिए पान भी आता, तकिए भी आते हैं, जैसा कि हमारी बहनें फरमाइश कर रही। क्या हुआ, कहने लगे कि वो लुभा लुभा के, बटलर साहब को लुभा लुभा के, अब चारबाग स्टेशन बन गया था। रेलगाड़ी जब आए तो बटलर पहले साहब को मालूम हो अब बड़े बुरे दिन देख रहा है, ये उसकी कमबख्ती है, 100 साल पुराना है। और उसमें साहब वो बनवाया इसीलिए गया कि उनका दिल बहलाया जाए। चौक की गलियों की जियारत कौन करता, वो बटलर साहब कहाँ जाते, वहाँ गोल दरवाजे, अकबरी दरवाजे में। तो गरज ये कि जैसे वो गाड़ी से उतरे,
वैसे बग्घी लग गई और चौक से गिलौरी दान आ गए। क्या क्या मुश्किल गिलौरियां बद्रे मुनीर और अशके मुनीर के यहाँ से, आप समझ लीजिए गिलौरियां। और पान के डब्बे पे लिखा हुआ है, पान कहता है कि मैं सूख के मर जाऊंगा, पान कहता है कि मैं सूख के मर जाऊंगा। हाँ, पान कहता है कि मैं सूख के मर जाऊंगा। ऐ लबे यार अगर तूने न चूमा मुझको, एक गिलौरी दान पे लिखा है और पान उनको पेश। खुद तो पढ़े थे नहीं उर्दू, उनको महाराजा महमूदाबाद समझा रहे। देखिए उन्होंने, ये बड़ी चौधराइन के कोठे से आई है गिलौरियां। चलिए अब यहाँ पर जब मतलब पहले तो हस्सो और बिग्गन अमीनाबाद की थी, बिग्गन और हस्सो मुजरा करने वहां पहुंची। जी तो बात हुई। अब देखिए लड़कियों की शादी में क्या शऊर और क्या सलीका। लड़कियों की शादी का ये तरीका था कि जो तकिया गलाब जाते थे, अब तो आप सब रेडीमेड और बाजार में हर चीज मिल जाती। औरतें महीनों पहले से दुपट्टों में लचका लगाने लगती थी और गोटे पट्टे से हर पंखा और हाथ की चीजें और पानदान का बहार सब सजाने लगती। तकिया गिलाब फ्रांस की डीएमसी आती थी, उससे काढ़े जाते थे बेल बूटे, और उस पे डाली बनी है, पत्ते खिले हैं, फूल लगे हैं और बुलबुल बैठी है। नीचे शेर पढ़िए गौर से, शेर लिखा है जो दूल्हे मियाँ के बिस्तर पे है तकिया, और उसका गलाफ है, बुलबुलों बुलबुलों गुल ना करो, बुलबुलों गुल ना करो मेरे सनम सोते हैं, बुलबुलों गुल ना करो मेरे सनम सोते हैं, तुम तो उड़ जाती हो वो हम पे खफा होते हैं। क्या बात है। छोटा सा नमूना, दिल्ली की शायरी में थोड़ी रफनेस टफनेस तो थी, दर्शन बहुत है, फिलासफी है, मीनिंग बहुत है, मैसेज बहुत है, गालिब है, ज़ौक़ है, मोमिन है, जफ़र है, तमाम है। लेकिन लखनऊ का रंगल है, वहाँ जिंदगी बहुत है। अब वो जब सौदा आए तो सब दिल्ली से वैसे लेकर के आए अपने अपने रंग, इंशा, सौदा, मीर, तमाम लोग, मुसैफी, फिर कुछ लौट भी। तो सौदा ने जब यहाँ ये आपकी लाल बहादुरी जो है जिसमें आप लोग अपने एग्जीबिशन करते हैं, ललित कला, ये दरबार हाल है, और यहीं पे वो कहानी लिखी गई, रानी केतकी की कहानी, पहली कहानी हिंदी की साहित्य की, रानी केतकी की, सैयद इंशाअल्लाह खां इंशा ने। सौदा जब आया तो सौदा ने वो जो कठिन उर्दू में अपने दिखाते थे ताकत दिल्ली के, अब लखनऊ आके उसकी ज़बान जो बदली, उसका एक नमूना आपको देता हूँ। सावन के बादलों की तरह से भरे हुए, सावन के बाद अब देखिए अवध की खुशबू भी आ गई, बहार भी आ गई, और उसमें मिट्टी की महक भी आ गई। सावन के बादलों की तरह से भरे हुए ये वो नयन है जिनसे कि जंगल हरे हुए। वाह, लखनऊ वाले बड़े जालिम हैं। नसीहत देने वालों को क्या क्या कहा भाई, कहा कि तुम हसीनों की तरफ मत देखो, तुम शराब को मत छुओ, तुम ये मत करो, वो मत करो, इतने नहीं, तुम्हारी जन्नत जो है वो बुकिंग तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी। मतलब ये सब ना करो, जिंदगी को पहले नरक बना लो तब तो वो क्या कहता है, वो शायर आपसे क्या कहता है, वो कहता जाए है जी निजात के गम में। निजात मतलब छुटकारा, मुक्ति, जो हमारे यहाँ मुक्ति कहेंगे, तो क्या कहता है, जाए है जी, यानी मेरी जान जलाए पड़ा है, जाए है जी निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नम। वाह, ये वीडियोस आपने देखे, और इसमें जो एक चीज जो सबको नजर आ रही होगी कि जब वो कोई किस्सा सुनाते थे योगेश जी, तो किस कदर इन्वॉल्व उसमें होते थे। यानी सिर्फ उनकी जबान या उनका चेहरा या उनका दहाना ही किस्सा नहीं सुना रहा होता था, सरापा वो खुद किस्सा बन जाते थे। और मैंने एक बार लिखा भी था कि ये जो हमारा जो आर्ट फॉर्म है किस्सा गोई, जिसको अब मैं फुल टाइम के तौर पे करता हूँ प्रोफेशनली, इस आर्ट को उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से ये जो किस्सा गोई का फन है जो आज फुल टाइम प्रोफेशन बन गया है, इसमें योगेश जी का क्या योगदान है। तो यहाँ संतोष अर्श हैं, योगेश जी के शागिर्द हैं, और चूंकि वो अदब को एक
जिसको हम कहते हैं एक उनकी एक नजर है अपनी, क्योंकि वो अदब को पढ़ाते भी हैं, तो मैं उनसे उस तरह, एक तो उनका जो जाती ताल्लुक है योगेश जी से तो वही है, वो उस पर हम बात करेंगे उनसे। लेकिन मैं संतोष भाई आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने योगेश जी ने जो कुछ लिखा है आपने सब पढ़ा है, ये जिस जिस तरह से योगेश जी लखनऊ को लिखते थे, यानी खास तौर पे जिस तरह से ओरल हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करते थे, आप उसकी क्या अहमियत देखते हैं एक अदब को समझने वाले के तौर पर? और उसके बाद फिर आपका जो जाती ताल्लुक था, खास तौर पर वो वाकया जरूर बताइएगा कि जब आप बाराबंकी से पहले पहल आए लखनऊ, और पहले पहल एक बिल्कुल नए नवेले बच्चे को जिस तरह से योगेश जी ने सहारा दिया है, वो जरूर आप उसका जिक्र कीजिएगा, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ। जी, शुक्रिया भाई, और आप सभी को नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं मरहूम योगेश प्रवीण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। लगभग 15 से 17 साल मैं उनसे जुड़ा रहा, और जुड़ा क्या रहा कि मतलब मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, और मुझे लगता है कि जो कुछ भी अच्छा है जीवन में, और जो अच्छाइयाँ हैं, बल्कि न केवल लिखने पढ़ने से संबंधित, बल्कि जो व्यक्तित्व का निर्माण है, क्योंकि उनके लेखन से अधिक मैं उनके व्यक्तित्व को देखता रहा इतने लंबे समय तक, और ये दावा किया जा सकता है कि वे बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत नियंत्रित जीवन, समय पे उठना, समय पे सोना, किस तरह से पढ़ते थे, और जीवन में रुचि बनाए रखने की जो कला है। आज हम देखते हैं कि आज सब कुछ होते हुए भी, सारी सुविधाएँ भी लोगों के पास होते हुए बहुत हताशा, और मैं स्वयं भी बहुत पेसिमिस्टिक था। वो ऐसे परिवेश में मैं रहा जहाँ भी जिस साल में मेरी परवरिश हुई, लेकिन जब मैं उनसे मिला था, मेरा ख़्याल है ये 2006-7 की बात होगी, और मिलने के पीछे जो कारण हैं, उनमें से एक प्रमुख ये है कि पढ़ने की लत तो बचपन से ही थी। तो उन दिनों राष्ट्रीय सहारा में मुद्रा राक्षस जी बहुत पढ़े जाते थे, और दैनिक जागरण में केपी सक्सेना जी जो व्यंग्य लिखते थे, और उसके बाद योगेश प्रवीण जी जो धरोहर नाम से कॉलम लिखते थे, और शहर अपना शहर नाम से जो दैनिक जागरण का एक परिशिष्ट आता था, उसमें भी वो अपने कॉलम लिखते थे, और कई बार वो कुछ खास चीजें भी लिखते थे। तो धरोहर कॉलम पढ़ना लगभग मेरी आदत बन गया था, और जब भी वो धरोहर लिखते थे, वो छोटा-सा ही कॉलम होता था कि आप उसको एक सांस में पढ़ जाएँ, एक दृष्टि डाल। तो उसमें वो नीचे एक शेर ज़रूर टाँग देते थे, हमेशा कोई शेर, और कभी-कभी ऐसा होता था कि कोई हिंदी का दोहा, चाहे वो बिहारी का हो या मोतीराम का हो या सूरदास का हो, तुलसीदास का हो, कभी-कभार दोहा भी। तो लिखने-पढ़ने के शौक के चलते, और अवध की जो संस्कृति है, क्योंकि मैं इस चीज़ को भी देखता रहता था कि अ, शहर में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो बिल्कुल शहर के बीचों-बीच में बैठा है, वो एक गमई चेतना से भी किस तरह पुष्ट है और किस तरह लैस है, ये भी देखने वाली बात है, और ये बहुत हैरत अंगेज है कि शहर के बीचों-बीच में रहकर एक गमई सांस्कृतिक बोध जो था, वो उनमें बहुत गहरा था। तो मैंने एक बार उन्हें एक पत्र लिखा। लखनऊ से तो मैं उससे पहले से भी मेरा जुड़ाव रहा, क्योंकि मेरी एक बुआ रहती थी सिंगार नगर में, आलमबाग में, फिर वो चंदन नगर रहने लगी थी, और वो दौर दूसरा था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नई सदी के आते-आते पूरा सिविलाइज़ेशन ही चेंज हो गया, पूरी सभ्यता ही चेंज हो गई, और जो लोग पिछली सदी में जन्मे हैं, वो जानते होंगे, या पिछली सदी के जो 1-2 दशक जो हमारे हम-उम्र लोग हैं, वो जानते होंगे कि पिछली सदी में क्या था और इस सदी में क्या है। तो वो एक अलग दुनिया थी। तो 2006-7 की बात है, और मैंने उनको एक पत्र लिखा, और उस पत्र को लिखकर उन्होंने उसका उत्तर मुझे भेजा नहीं, बल्कि उन्होंने उसको अपना एक आलेख बनाकर दैनिक जागरण में छपने भेज दिया। और जब वो मैंने पढ़ा, तो मैं तो बिल्कुल हतप्रभ रह गया कि मतलब इतना इतना बड़ा लेखक और इतना बड़ा संस्कृतिविद, और एक
बिल्कुल युवा लड़के को कह सकते हैं कि उसका नोटिस ले रहा है और उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने प्रायः देखा है, चूँकि मैं राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहता हूँ लेखन में और आयोजनों में भी जाता रहता हूँ, एक एक लोगों में अकड़-सी है और वो किस वजह से है मैं नहीं जानता। ज़्यादा नॉलेज आने की वजह से या उनके जो दुनियावी अनुभव हैं उनकी वजह से, लेकिन वो उन्होंने जो गर्मजोशी दिखाई और सामने वाले के प्रति उनमें जो निष्ठा थी, जो विश्वास था, वो देखने लायक था। तो मैं आया ब बाई बस आया था, मुझे याद है वो पता पूछते-पूछते फ़ोन नंबर उनका मैंने ले लिया था, बात भी कर ली थी और मैं वहाँ पहुँचा। मीना ट्रांसपोर्ट एक ऐसा लैंडमार्क है लखनऊ में, जो मेरे जीवन में बहुत बार आया। यानी मुझे मीना ट्रांसपोर्ट जाना है, अगर मुझे अमीनाबाद से रिक्शा पकड़ना है, तो मैं कहता था कि मुझे मीना ट्रांसपोर्ट उतार दो। फिर ये विक्रम टेम्पो वाले ऑटो चलने लगे, बहुत कम किराया लगता था। कैसरबाग से 5-7 रुपए लगता था और वहाँ आप मीना ट्रांसपोर्ट पहुँच जाइए, फिर वहाँ पतली गलियों में होते हुए आप पंचवटी पहुँच जाते थे। तो पहली मुलाकात में ही और वो नीचे अपने दीवान खाने में मिले थे और बड़ी निष्ठा से और अ, बड़ा रोशन दिन था, मुझे लगता है बहुत अच्छा चमकदार दिन था जब मैं उनसे मिला था और जीवन चूँकि पेसिमिस्टिक नेचर जो मेरा था और वो मेरी हताशा को उन्होंने पकड़ा कि ये हताश व्यक्ति है और जीवन में इसकी रुचि है या ये जीवन से इसके जीवन के प्रति ये अपनी घृणा को छिपा रहा है। तो उनको चूँकि अनुभव बहुत था और काफ़ी समय उन्होंने मुझे लगता है कि 50 साल से ज़्यादा समय उन्होंने लेखन में दिया। ये एक बहुत बड़ा वक़्त होता है और कितने शब्द आप पढ़ते हैं, कितने शब्द आप लिखते हैं, ये बड़ी बात है। तो तुलसीदास उनके प्रिय कवि थे और तुलसीदास के ही आधार पर अभी हिमांशु भाई ने ज़िक्र किया कि अपराजिता नाम का उन्होंने महाकाव्य लिखा। उसके प्रीफ़ेस में उन्होंने मेरा नाम भी दिया है। भूमिका में उन्होंने मुझे मेंशन किया है कि इन्होंने प्रूफ रीडिंग वग़ैरह में और इन सब चीज़ों में मदद की। वो वो जितना हम करते थे, उससे ज़्यादा हमें देते थे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना। कम से कम दाय में, यानी हमारा जो दाय है वो बहुत कम है। लेकिन तवज्जो वो उससे ज़्यादा देते थे और वो ऐसा इसलिए करते थे कि जीवन में हमारी रुचि बढ़े और रचनात्मक कार्यों के प्रति अ, हमारी जो दृष्टि है, वो और सक्रिय हो। तो ये है प्रमुख बात। लेकिन दूसरी बात ये है कि वो दौर ऐसा था, एक तो बेकारी, पढ़ाई के अपने संकट, जिस वर्ग से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, जो वर्गीय समस्याएँ होती हैं, हिमांशु भाई भी जानते हैं। जो वीडियो भी उन्होंने दिखाया है, वो ऐशबाग रामलीला समिति का हॉल है, उसमें मैं मौजूद था, सामने ही बैठा था मैं। और मैं बहुत कम बोलता था, हिमांशु भाई को भी याद होगा आपने मुझे बोलने की दावत भी दी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि मैं बहुत संकोची था। लेकिन तो तुलसीदास का जीवन उन्होंने, चूँकि वो बार-बार मानस का हंस जो अमृतलाल नागर ने लिखा और अमृतलाल नागर से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक भी था। तो उन्होंने कहा कि तुलसीदास को देखो, मैं स्वयं बहुत क्रिटिक रहा हूँ, चूँकि मेरा जुड़ाव रहा है वामपंथी संगठनों से भी मैं जुड़ा रहा हूँ और सड़क पे भी मैंने काम किया है, पोस्टर भी चिपकाए हैं। मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक था, तुलसीदास का एक समय रहा हूँ, अभी भी हैं। उनके उनके साहित्य में जो प्रतिक्रियावादी तत्व हैं, वो सामयिक हैं, वो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार हैं। मैं क लेकिन उनका जो जीवन है, उससे वो बहुत प्रभावित थे और उसे ही आधार बनाकर हमें सिखाते हैं कि देखिए, तुलसीदास को अपने जीवन में कितना कष्ट भोगना पड़ा कि माँ-बाप ने त्याग दिया और उनको पीटा भी गया, पटक के मारा भी गया और इधर-उधर रिरियाते फिरते थे, बिलबिलाते फिरते थे, भिक्षा माँगते थे, लेकिन फिर भी वो डाकू नहीं बन गए, वो बुरे रास्ते पे नहीं चले गए, उनके भीतर कोई बुराई नहीं आई। आप देखिए कि उन्होंने क्या किया। इस तरह के प्रसंगों से और बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं है कि केवल मैं था उस परिधि में, ये था कि हाँ, मेरी पढ़ने-लिखने में रुचि ज़्यादा थी। बहुत सारे लोग थे जो वहाँ आते थे उनके यहाँ और सारे उपचार उनके पास थे, रेमेडीज़ थी उनके पास। आप कोई भी प्रॉब्लम लेके जीवन के किसी भी हिस्से की प्रॉब्लम आप लेकर जाएँ, समस्या लेकर जाएँ कि ये मुश्किल आन खड़ी है, ये समस्या है और जो उनका मदद करने का तरीका था, मुझे नहीं लगता है कि आजकल के लोगों में वो वो बात आ पाएगी कि मदद ऐसे करें कि सामने वाले को ज़रा-सा भी कमतरी का एहसास ना हो कि मेरी मदद करी गई है की गई है। और
कई बार ऐसा होता था कि वो आपको एक एनवेलप देते थे, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, 18-19 साल का था जब उनसे मिला था। तो कई बार वो ऐसा होता था कि मेरी कमीज की जेब में वो 100 का नोट रख देते थे, या कोई एनवेलप उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए कोई आर्टिकल दिया है, उसमें एक ₹100 का नोट रखा है। और किस तरह से लोगों की मदद करते थे किताबों से। मेरे पास जो मीर का दीवान है, अ, वो पीले कागज पर छपा था, लोक भारती या राजकमल प्रकाशन से छपा हुआ है, और वो 1987 संस्करण है, यानी जिस साल मैं पैदा हुआ था, उस साल वो किताब छप कर आए थे, वो अभी तक मेरे पास है। उन्होंने मुझे दे दिया था, और वो किताब उन्होंने अपने पास रखी रही होगी, और उन्होंने सोचा कि हाँ, ये इस काबिल है कि इसको ये किताब दी जाए पढ़ने के लिए। वो आज यहाँ रखी है मेरे पास, मैं जहाँ भी रहता हूँ, वो मेरे पास रहती है किताब। तो इस तरह से, यानी किसको क्या चाहिए, कौन क्या चाहता है, और यही कारण था कि तमाम लोग उनसे जुड़े हुए थे, वहाँ आकर बैठते थे, और जो उनके अंदर फन था, वो हरफन मौला थे। वो तो हम सभी जानते हैं कि लेखन में जो उन्होंने लिखा है, अभी मैं लेखन पर भी आऊँगा, जैसा कि हिमांशु भाई ने ताकीद की है कि लेखन के बारे में बात की जाए। पहले मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेना चाहता हूँ कि देखिए कि उनके भीतर एक स्त्री भी थी, और उनसे स्त्रियाँ भी बहुत जुड़ी रहती थीं। त बहुत बहुत सारी महिलाएँ लखनऊ की संभ्रांत घरों की, या संस्कृत कर्मी, या कलाकर्मी, या लेखिकाएँ उनसे जुड़ी रहती थी। एक बार जब मैंने उन्हें बाराबंकी अ, आने के लिए, वो उनकी वहाँ पर एक मंदिर है रेठ नदी के किनारे, उसको वनकुटी के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर कुछ चैरिटेबल कार्य भी होते हैं, जैसे कोई शिविर लग गया गरीब लोगों के इलाज के लिए, या इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। भंडारा का आयोजन होता है। तो वो शहर से निकल कर घूमने-फिरने के लिहाज से एक बार उन्होंने जब कहा, तो मैंने उनको आमंत्रित किया कि आप, तो उसमें आपके भी आए थे, और उसमें जो कला संस्कृत कर्मी हैं, अनीता नारायण जी भी थी उसमें। तो मैंने देखा कि महिलाएँ भी अच्छी खासी तादाद में उनके साथ आती थी और जुड़ी रहती थी। क्योंकि उनका जो घरेलू जीवन था, वो तो एकाकी रहे जीवन भर, और चूँकि माँ से बहुत उनका जुड़ाव था, रमा श्रीवास्तव जी से, तो जैसा कि फ्रॉइड भी कहता है कि जो संतानें अपनी माँ से अधिक जुड़ी होती हैं, वो अधिक सेंसिटिव होती हैं, ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। तो वो संवेदनशील तो थी है, लेकिन उनके भीतर की जो स्त्री थी कि कैसे किसी को खाना खिलाना है, कैसे किसी को चाय परोसनी है। यानी जब वो मुझे सुबह फ़ोन करते थे, बाराबंकी से बुलाते थे, तो कहते थे मैंने खाना बनवा के रखवा दिया है और इतने बजे खाना खाना है। पहले से अच्छा तुम क्या खाना पसंद करोगे? ये जो रुचियों को जानना, यानी क्या खाने में आपकी रुचि है? अगर कुछ खाना नहीं बन पाया है, तो बाज़ार से कुछ नाश्ता मँगवा लेना, वहाँ रकाबगंज चौराहे पे खस्ते मिलते थे, वो मँगवा लेते थे, या अमीनाबाद से कुछ मँगवा लेते थे। तो इस तरह से, और सबके लिए, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति पर कुछ कोई एक ज़रूरत से ज़्यादा कोई चहेता हो, ऐसा नहीं था। एक साम्य भाव था, सबके प्रति समान उदार दृष्टि तक था। तो मुझे लगता है, और मुझे जो आकर्षित करता रहा लेखन, तो उनका है ही। लेखन असल में हिंदी में होता क्या है कि जिस लेखन की चर्चा हो गई, वो हो गई। और लेखन हमने लिख दिया, मान लीजिए कोई कृति लिख दी गई, लेकिन अगर उसकी अच्छी रीडिंग नहीं है और उसपे अच्छी चर्चा नहीं हुई है, तो वो कहीं दबा रह जाता है, लेखन दबा रह जाता है। तो उनका जो लेखन है, जैसा हिमांशु भाई कह रहे थे कि लेखन के बारे में, तो पहली चीज़ तो ये है कि इतिहास जो उन्होंने लिखा है, सारा इतिहास उन्होंने जो लिखा है, वो लखनऊ पर केंद्रित है, और उसमें लखनऊ की जो नवाबी है, और जो मिथकीय साहित्य है, जिसको हम कह सकते हैं, जो एक जनश्रुतियों पर आधारित साहित्य होता है, इतिहास होता है, उसको भी उन्होंने लिखा है। लेकिन अगर हम मूल चेतना देखें उनके उनके लेखन की, खासकर जो लखनऊनामा या इस तरह की किताबें हैं, जिसमें जो इतिहास पर आधारित हैं, चूँकि इतिहास में उनकी बहुत रुचि थी, और अमृतलाल नागर से भी वे बहुत प्रभावित थे। आप सभी जानते हैं अमृतलाल नागर, जिन्होंने गदर के फूल जैसी पुस्तक लिखी, वो भी, उनकी भी इतिहास दृष्टि और पुरातात्विक जो दृष्टि थी, वो बहुत गहरी थी। गदर के फूल आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने पूरा बाराबंकी और अवध का जो पूरा सेंट्रल अवध का जो रीजन है, दरियाबाद से लेकर, और नवाबगंज से, जिस तहसील का मैं हूँ, निवासी हूँ नवाबगंज का, उसके बारे में, दरियाबाद जब हेडक्वार्टर हुआ करता था
बाराबंकी जनपद का, उसके बारे में, या उस तरह से जो चीजें उन्होंने लिखी हैं, साम्राज्यवाद का विरोध आपको उनके पूरे लेखन में मिलेगा। फिर आप देखेंगे, चूंकि एक तबका ऐसा था हमारे देश में जो साम्राज्यवाद के पक्ष में था, और इसलिए पक्ष में था, मैंने गुजराती साहित्य भी पढ़ा है, वहां मैंने नर्मद और दूसरे जो कवि हैं उनको भी मैंने पढ़ा, तो देखा कि वहां के कवि भी अंग्रेजी शासन के पक्ष में हैं कि वो व्यापार के लिए माहौल उपलब्ध करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सिविलाइज कर रहे हैं हमको, और सिविल लाइन बना रहे हैं, पुलिस लाइन बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन साम्राज्यवाद को समझने की जो दृष्टि है, मुझे लगता है कि मरहूम योगेश प्रवीण जी को अमृतलाल नागर से ही मिली थी। तो ये एक केंद्रीय भाव है। आप डूबता अवध पढ़िए या पराया चांद पढ़िए, उनमें जो किस्से हैं और जो जो नवाबी के पतन के किस्से हैं, जैसे एक उनकी कहानी है, मुझे वो बहुत पसंद है, ईंट की बेगम, वो डूबता अवध में है। ईंट की बेगम में जो बेगम साहिबा हैं, वो चूंकि नवाबी का पतन है और उनका जो खानदानी घर है, वो उन्हें बेच कर जाना है, और उनके जो शौहर हैं, मियाँ साहब हैं, उन्होंने उसका सौदा कर दिया है, और वो बहुत तकलीफ में हैं, क्योंकि वो अपने उस खानदानी घर आंगन को छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं। उनकी तबीयत खराब हो जाती है इस बात से कि इस घर का सौदा हो गया है, और घर के बिकते बिकते, शिफ्ट होते होते, वो अपने प्राण उसी घर में त्याग देती हैं। तो ये जो सेंटिमेंट है, ये जो संवेदना का जो तंतु है, ये वही समझ पाएगा जो साम्राज्यवाद को समझता है और जो अवधी कल्चर को समझता है। जैसे मैंने एक चीज देखी है, क्योंकि मैं भारत के कई हिस्सों में रहा हूँ, गुजरात में भी रहा हूँ, आज वेस्टर्न यूपी में रहता हूँ, एनसीआर रीजन में। यहाँ पे देखो कि अवधी कल्चर में जो संकोच है, जो अदब है, जो उदारता है, वह आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, और योगेश जी के पूरे लेखन में आप वो बात पाएंगे। ये तो रही एक बात, उनका जो इतिहास पर आधारित लेखन। दूसरी बात, उनका जो रचनात्मक लेखन है, देखिए वो कई बार उनके ऊपर बहुत आरोप लगाए जाते हैं कि वो हिंदूवादी हैं या ऐसे हैं, ऐसे हैं। भाई हिंदू है कोई इंसान, अगर हिंदू है तो हिंदू होने में क्या हर्ज है, जैसे कोई मुस्लिम होने में हर्ज नहीं है या ईसाई होने में हर्ज नहीं है। तो अपनी रीति रिवाजों के प्रति हम सभी जानते हैं कि ये जो ग्लोबल कल्चर आया है आज, जिसमें हम जी रहे हैं, इसके प्रति जो सबसे बड़ा प्रतिरोध है, वह वही हो सकता है कि हमारे अपनी जो रीति रिवाज हैं, हमारी अपनी जो संस्कृति है, हमारा अपना जो पहनावा है, जो खान पान है, अगर हम उस पर कायम रहें, तो यही ये जो एकांगी संस्कृति आई है, इसका सबसे बड़ा प्रतिरोध है। इससे बड़ा और कोई प्रतिरोध नहीं हो सकता। ये बड़े से बड़े जो मार्क्सिस्ट आलोचक हैं, वो भी इस बात को उद्धृत करते हैं, या अफ्रीकन लिटरेचर है उसमें भी आप देखिए, वो भी इस बात को कहते हैं कि अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने रीति रिवाजों के प्रति प्रतिबद्धता या एक गहरा प्रगाढ़ जुड़ाव, इंटेंस रिलेशनशिप रखना, ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये जो ग्लोबलाइज्ड कल्चर है, जो कि एक प्रदूषित संस्कृति है, प्रदूषित शब्द ज्यादा सही है, क्योंकि शुद्धतावाद जो है वो दूसरी नस्लीयता की तरफ ले जाता है, उसके प्रति एक बड़ा प्रतिरोध रखता है। तो आप देखिए कि वो छोटे-छोटे त्योहारों का जिक्र, या जो देवताओं का, देवता हमारे प्राण नाम से उनकी एक पुस्तक है, और त्योहारों के बारे में जो वो लिखते थे, जैसे कोई त्योहार आता था, उनको अखबारों से फ़ोन आने लगते थे, "अरे! इस त्योहार के बारे में बताइए, ये कैसे मनाया जाएगा? इसमें क्या-क्या लगता है? इसमें कौन-सा चौक बनाना है? इसमें कौन से चित्र बनाने हैं? इसमें कौन-सा सीधा निकाला जाता है हमारे यहाँ उसमें।" सीधा में हम लोग जानते हैं, आज अगर आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि सीधा क्या है? सीधा किसे कहते हैं? तो वो सीधा कहेगा कि हाँ, जो वर्टिकल हो और पैरेलल हो वो सीधा है। जबकि सीधा क्या है? सीधा वो दान है जो निकाला जाता है किसी त्योहार में। उसमें क्या होता है, खड़े उड़द होते हैं, चावल होते हैं, पहले नमक के डले आते थे, अब तो पिसा नमक चलता है, वो निकाल कर, ये होता है सीधा। तो इस तरह वो अपनी संस्कृति के प्रति जो उनकी सक्रियता है, जो सजगता है, मुझे लगता है कि
बड़े से बड़े, चूंकि हिंदी साहित्य में अगर आप देखें जो मुख्य धारा का हिंदी साहित्य है, तो 90 के दशक की जो कविता है, तो उसमें लोक की जो वापसी, आप केदारनाथ सिंह जैसे कवियों को पढ़िए, तो वहां पर जो लोक संवेदना है, वो कहते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन 90s से शुरू हुआ, तो उसके प्रतिरोध में ये लोक आया, कविता में लोक की वापसी हुई कि उसमें वो केदारनाथ सिंह कहते हैं कि तुम आई जैसे धीरे धीरे छीमियों में आता है रस। छीमी शब्द आप जानते हैं, हमारे अवध में भी प्रचलित है। छीमियां होती हैं अरहर की, मटर की, जो फली होती है उसको छीमी भी कहते हैं, और ये अवधि में बहुत शब्द चलता है, छीमी शब्द। तो वो कहते हैं कि जैसे धीरे धीरे छीमियों में आता है रस, और जैसे कोई कांटा जाए धंस। इस तरह की जो बातें आई, या विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं में, या एकांत श्रीवास्तव की कविताओं में, यस भाई, नागकेशर का देश, या जी जी, जी, चूंकि क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं ये बस ये कह रहा हूँ कि चूंकि हाँ, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और बहुत सुनते जाने का मन कर रहा है, लेकिन चूंकि वक्त हाँ, थोड़ा हाँ। सा तंग है, अच्छा, अच्छा, तो हाँ, हाँ, वक़्त की मुझे याद नहीं रही, मैं नहीं माफ़ी नहीं नहीं नहीं, चाहता वो हूँ। कोई वो अच्छी नहीं, बात है मैं कि बस आपको केवल याद नहीं बताना रही। चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस हुँ, ये चाहता हूँ कि इसको हाँ। आप जब भी इसको खत्म करें तो उसको समेट दें, ताकि वो एक बात हाँ, मुकम्मल सी हाँ, हो। ठीक है, जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ज़्यादा डूब गया था बताने में, नहीं नहीं असल में नहीं नहीं, उनकी किताबें वो मेरे जरूरी दिमाग है, में बिल्कुल चल रही थी। हाँ, बिल्कुल, हाँ। नहीं नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें हैं, यानी जो सांस्कृतिक प्रतिरोध, आप लेखन को किस तरह देखते हैं? सवाल ये खड़ा होता है, और जीवन को देखना और लेखन को देखना, यानी उनका आप व्यक्तित्व भी देखिए, उनका लेखन भी देखिए, और दोनों को आप एक में पाएँगे, यानी कोई डुअलिटी नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। तो आप एक स्तर पर जाके जब ऐसी बातें करते हैं कि नहीं, ये सांस्कृतिक प्रतिरोध चाहिए और ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि उनको, उनके लेखन को पहचान नहीं मिली, या उनको अ, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिली। मैंने जब उनकी मृत्यु पर स्मृति आलेख लिखा, जिससे अभी मैं एक हिस्सा पढ़ के अपनी बात खत्म करूँगा, तो मुझे बहुत लोगों ने अप्रोच किया, और मुझे पता चला कि हाँ, कैसे-कैसे लोग उनसे जुड़े हुए थे, ब पुराने लोग, और लेखन की दुनिया में जो बड़े-बड़े लोग थे, और समालोचन जैसी वे पत्रिका पर वो आर्टिकल आया था, आप उसको पढ़ सकते हैं, उस पर जाके देख सकते हैं, किन लोगों के कमेंट्स आए हैं। और उनकी किताबें भी बहुत मशहूर रही हैं। मैं पहाड़ों पर गया, वहाँ भी मैंने उनका नाम सुना, और चूँकि मैंने हर जगह जाके देखा, और उन्होंने खुद वो खत दिखाए जो डूबता अवध पर जो पाकिस्तान से उनको खत लिखे गए थे, वो खत उन्होंने मुझे दिखाए थे, वो पता नहीं कहाँ हैं, किस ज़ख़ीरे में, किस दफ़्तर में खो गए। बहरहाल, चूँकि समय की किल्लत है, आप मैंने कुछ ज़्यादा समय ले लिया, मैं एक हिस्सा पढ़कर अपनी बात खत्म करता हूँ, और बहुत सारी बातें हैं मुझे उनके बारे में मेरे पास करने के लिए, लेकिन अभी काम चल रहा है, पुस्तक पे भी काम हो रहा है, बहुत सारे आलेख आ गए हैं, हिमांशु भाई भी जानते हैं, हफीज़ भाई भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि उन पर आधारित एक अच्छी पुस्तक पर मैं काम कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि वो उसी स्तर की हो जैसे मजाज पर अली सरदार जाफ़री ने लिखी है, लखनऊ की 5 रातें, उस तरह, उस स्तर की किताब बन पाया, बनती है, नहीं बनती है, लेकिन जो मैंने स्मृति लेख लिखा था, उसमें से एक हिस्सा पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अब जब आप नहीं हैं, तो मैं समय की स्मृति में रह गई कुछ इकाइयों का अमूर्तन करने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसे मीना ट्रांसपोर्ट के पास सड़क पार करते हुए आप मेरा हाथ थामे हुए हैं, या कि लखनऊ की तवारीखी बातों में मशगूल हम मौलवीगंज तक पैदल पहुँच गए हैं। चलते हुए आप मस्जिदों, रास्तों और इमारतों के बारे में बता रहे हैं। अमीनाबाद में केंट होम्यो हॉल से होम्योपैथी की खुराकें बनवा रहे हैं, या कि माता बदल पंसारी के यहाँ आप अपने बालों के लिए मेहंदी खरीद रहे हैं, या थाने के बगल वाली पान की दुकान पर सादा पान खा रहे हैं, कि सड़क पर सामने से एक जनाजा आ रहा है, और उसके नजदीक पहुंचने से पहले आपने कुछ ज्यादा उठाने का श्रम कर अपना हाथ मेरे सिर पर फेर दिया है, या कि बस अभी आपका कॉल आएगा और आप कहेंगे, बेटा बस हमने तुम्हारा हाल लेने के लिए फोन किया। अच्छा, आपसे थोड़ी सी बात कर लें? भैया अपना ध्यान रखिए। 4 अप्रैल 2021 को आपके साथ चाय पी गई, दोबारा पीने के अहद के साथ। 11 अप्रैल 2021 को जब मैंने दोपहर 3:35 पर आपको फ़ोन किया, तो आपकी आवाज़ अब तक के सबसे कमज़ोर स्वनिम में थी। मुझे लगा आप हस्बे मामूल दोपहर में आराम कर रहे हैं। आपने मुझे भनक भी नहीं लगने दी कि आप उस बड़े आराम की ओर जाना चाहते हैं, जहाँ आपका यह प्यारा कभी
खलल नहीं डाल पाएगा। मेरी खाक भी उड़ेगी बाअदब तेरी गली में, तेरे आस्तां से ऊंचा न मेरा गुबार होगा। शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया और मुझे आमंत्रित किया। बहुत धन्यवाद। हर्ष भाई, आपने बहुत अच्छे से वो सारी चीजें, चाहे योगेश जी के व्यक्तित्व की हों या उनके लेखन की हों या उनकी चेतना से जुड़ी हुई हों, जो जिसको मैं बहुत अहम मानता हूं, मैं इसीलिए जो बातें आपने कही मैं उनमें बहुत सारी बातें और जोड़ सकता हूं, लेकिन चूंकि आज मैं सूत्रधार की भूमिका में, तो मैं कोशिश करूंगा मैं कम बोलूं और यहाँ और जो बाकी लोग जो हैं वो ज्यादा बोले। लेकिन जो बात आपने कही चेतना की, जी बिल्कुल। मैं चूंकि मेरी बहुत सारी बातें उनसे होती थी इसी चेतना को लेकर, और मैं ये जानता हूं कि उनके लेखन में जो उनकी पक्षधरता थी वो हमेशा मजलूम के साथ थी, वो जालिम के साथ नहीं थी, वो कमजोरों के साथ थी, वो वंचितों के साथ थी, वो आवाम के साथ थी। और उनके सारे लिखे गए में, वो ओरल हिस्ट्री लिख रहे हों, वो शायरी में कुछ लिख रहे हों, और मैं जो चीज जानता हूं वो ये कि जिस तरह से लखनऊ को उन्होंने अपने अंदर समोया है और जिस तरह से लखनऊ को उन्होंने जिया है, जाहिर सी बात है कि कोई मजनू चाहिए सहरा में खाक उड़ाने के लिए, तभी वो मजनू का मर्तबा उसको मिलता है और तभी हम उसे याद करते हैं। तो योगेश जी ने लखनऊ को जैसे जिया, मुझे मैंने अपनी जिंदगी में लखनऊ का इतना बड़ा दीवाना कोई नहीं देखा। और जो उनके एहसान, मैंने एक बात जो कही वो सिर्फ कहने भर को नहीं कह दी, मैं इस बात पर घंटों बहस कर सकता हूँ, घंटों दलीलें दे सकता हूँ कि 1, 2, 3, 4 हजार सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों लोगों को वो लखनऊ की तरफ लेकर के आए, जिसमें से एक मैं भी हूँ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने जो लिखा, जो सुनाया, जो मैंने परफॉर्म किया, एक एक हर्फ जो है वो उनका कर्जदार है। और ये मैं मजाक में भी कहता हूँ कि गोडाउन तो वही है, हम तो शोरूम में कुछ चीजें दिख जाती हैं। मैं चूंकि माधवी यहाँ पर है, सनतकदा लखनऊ फेस्टिवल माधवी हर साल बड़े जतन से करती हैं, और जो वहाँ की फिजा होती है वो एक अलग तरह से हमें एक बार लखनऊ को दोबारा से समझने और गर्व करने का मौका देती है। मैं माधवी आपसे चाहूंगा, मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा मुझसे पहले ही कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो आपका एक सानिध्य रहा है योगेश जी के साथ और जिस तरह से आपने उन्हें देखा, उस पर कुछ बात जरूर करें। जी, आदाब, नमस्ते सबको। नहीं, आप लोगों ने इतनी गहराई से उनका एक चित्र सबके सामने, जो उनको जानते हैं, जो उनको नहीं भी जानते थे, पर आई थिंक मैं संतोष जी और हिमांशु की एक चीज से जोड़ूंगी कि जब मैं नई नई शहर में आई और जब फेस्टिवल शुरू हुआ, आई थिंक उनका एक तुरंत था कि जो भी लखनऊ के लिए कुछ कर रहा है उस बंदे को सपोर्ट जरूर करेंगे, मतलब दिल से, तहे दिल से जैसे। और वो हर साल हम उनको ना फोन करते तो वो फोन करके पूछते, जब लोगों को थीम वगैरह, फेस्टिवल में एक थीम हम बुनते हैं शहर की, तो वो कहते थे थीम क्या है, मैं रिसर्च करके आऊंगा। फिर वो जो भी फोन पे कहते थे मुझे कुछ दिन दो, और जैसे चाहे वो फिल्मी दुनिया में अवध, मतलब कोई भी चीज वो लेते थे उसके ऊपर कहते थे मैं रिसर्च करके आऊंगा और मैं अपने पन्ने और चीजें आपके पास लाऊंगा, तो आप भी अपने फेस्टिवल में उसको बुनिएगा। तो चाहे वो किस्से हो, चाहे कोई बात हो, वो हर साल आते थे और जरूर था कि योगेश जी से एक बार बात होगी। मतलब कोई ऐसा साल नहीं फेस्टिवल का गया था तो मैं तो उनको अपनी तहे दिल से क्या कहूँ, जैसे आप लोग भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी मतलब हमें बनाया, इस लखनऊ की मोहब्बत हमको दी। और नायाब नगीना तो लखनऊ के थे ही, और शायद हिमांशु को पता है कि कोविड के दिनों में एक चीज रह गई कि हम उनकी एक लंबी इंटरव्यू सबके सामने ना कर पाए, क्योंकि ये तय भी था पर फिर ये भी थी कि अभी उनको लोगों से मिलना नहीं चाहिए, और तो वो रह ही गया। पर मैं एक चीज और सबके साथ कि एक बार मैं उनसे एक छोटा सा किस्सा कि वो यूपी टूरिस्ट में मैं मिली उनको, और वो नीचे वहां जहां वो बैठते हैं पर्यटक भवन में, सेक्रेटरी, और वो नीचे टहल रहे थे और उनके पास ये 4-5 पन्ने थे।
और मतलब एकदम मतलब जो सबने कहा कि उनमें वो एक सरलता जो थी, और उन पन्नों को उन्होंने मुझे दिखाया और कहा कि ये 250 नाम थे उन पन्ने में, लेखक, कवि, जो भी लोग साहित्य से जुड़े हुए हों, तहजीब से जुड़े हुए हों, उनकी एक लंबी लिस्ट थी। मतलब मैंने कुछ उस लिस्ट को, और उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि सचिव साहब के साथ मेरी एक मुलाकात हो। अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सचिव था, पर उनकी मुलाकात थी। और तो मैं मतलब आप सबके सामने एक ये वादा करना चाह रही हूँ, और मेरा ये एक वादा उनको था, लखनऊ बायोस्कोप और सनतकदा की तरफ से, कि हम वो चाह रहे थे, वो कह रहे थे ये शहर अपने इन लोगों को पहचानता नहीं, किसी को पता नहीं, और ये बस इनकी याद ही याद रह जाएगी। और कोई मतलब कोई मार्क नहीं करता अपने शहर को। और वो बहुत खुश थे उस समय, क्योंकि वो बेगम अख्तर की मजार का जो चीज हुई थी, तो उन्होंने कहा मुझे इन सब जगह में प्लैक लगवाना है। अब मैंने एक अपनी नोटबुक में उनसे, वो फोटोकॉपी की कोई दुकान नहीं थी, उन्होंने कहा अभी तुम नोट करो सारे नाम। तो उनके पास भी एक ही कॉपी थी, तो मैंने कहा अच्छा चलिए मैं कुछ नोट करती हूँ। तो मैंने शायद 20-30 ऐसे नाम उन्होंने मुझे बिठवाया वहां और कहा अभी तुम नोट करो, मैं तुमको ये काम सरकार पता नहीं करेगी या नहीं। तो मैं ये 2016-17 की बात थी। उस समय मैं भी वहां पहुंची थी बेगम अख्तर के मजार के ऊपर साइन लगवाने के लिए, वही सरकार के द्वारे। तो उन्होंने कहा सरकार तो नहीं करेगी, हम और आपको करना है। तो बस मैं ये चीज आप सबके सामने रख रही हूँ। ये उनका सपना था कि हर घर मार्ग को, हर उनकी जगह मार्ग को, जहाँ मतलब कोई मजार हो या मतलब जो जहाँ वो लोग रहे थे। अमृतलाल नागर की भी उन्होंने हमसे बात की, उनकी कोठी की। तो मुझे लगता है ये मेरी तरफ से तो एक वादा मुझे उनको पूरा करना है। उन्होंने मुझे एक ही सिंगल काम सौंपा, और आप लोग सबका इस पे सहयोग चाहिए होगा। वो इस पे बहुत अपसेट भी थे, और मगर एकदम सरलता से इंतजार भी कर रहे थे कि भाई शायद सचिव साहब हमको 2 मिनट का वक्त दे। मतलब उनमें कोई वो नहीं था कि बस 10 जगह वो दौड़ेंगे। मतलब उनमें कोई उसमें नहीं था कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ और मैं यहाँ बस बैठा हूँ इंतजार में, खड़े थे बल्कि। तो ये मैं सबके सामने ये बात रखना चाह रही हूँ कि ये उनका वादा, उनका घर भी, और ऐसी ऐसी जगहें हम लोग को मार्क करने की बहुत जरूरत है। नहीं तो जैसे आई थिंक ज्योति ने भी कहा, ये चीजें खत्म हो जाएंगी लोगों के साथ, जैसे लोग जाते हैं और बस कुछ चंद किताबों के पन्ने रह जाएंगे। तो मैं आप लोग का सपोर्ट उनका ये सपना पूरा करने के लिए चाह रही हूँ। और उन्होंने डेफिनेटली हमको ये बता दिया था कि लखनऊ का नायाब नगीना किस तरह का होता है। तो वो हमारे सफर में एक बहुत जरूरी हिस्सा रहे हैं। और आप लोग सबको शुक्रिया, मैं बीच में ही कह रही हूँ और बातें चलती जाएं। हिमांशु, आपके भी 2-4 किस्से हम जरूर सुनना चाहेंगे उनके साथ के। नहीं, मैं असल में क्या है ना, मैं जब संतोष भाई की बातें सुन रहा था, जितनी चीजें, जितनी क्वालिटीज उन्होंने बताई, वो कितनी सच बातें हैं, क्योंकि उन सारी क्वालिटीज से जुड़े मेरे पास भी किस्से हैं। मसलन मैं जब ये उस खत का जिक्र कर रहे थे, मुझे पता नहीं कि जो खत जो योगेश जी ने जो जवाब जागरण में लिखा था, मुझे नहीं पता कि वो संतोष भाई के पास है या नहीं, लेकिन वो मेरे पास है। और वो मेरे पास, चूंकि मैं उनकी कटिंग काट लिया करता था उनके कॉलम्स की, तो बहुत सारी वो धरोहर की भी कटिंग्स हैं, और वो मैं लखनऊ हूँ करके जो कॉलम जिसमें संतोष भाई का वो जवाब छपा था, वो मैंने काट के रखा है, वो मेरे पास है अभी। और मैंने जब उसको पढ़ा, तभी मैंने संतोष भाई को जाना, और फिर जब मैं उनसे मिला तो मैंने उसका जिक्र किया। तो मुझे याद है योगेश जी ने 2 बातें कही सिर्फ, अरे वो दीवाना है, एक बात उन्होंने ये कही, दूसरे ने कहा वो तुम्हारा भाई है। तो वो जब उन्होंने कहा ना कि वो तुम्हारा भाई है, तो वो एक गुरु भाई होने का जो रिश्ता उस वक्त मेरे और संतोष भाई के बीच बना ना, वो आज तक कायम है। और बहुत दिन हमारी बात नहीं हो पाती है, लेकिन वो एक रिश्ता
जो महसूस होता है ना, योगेश जी वो शेर सुनाते थे कि फासलों की जो ज़बां है हम समझते ही नहीं, हमको जो महसूस कर ले हम उसी के पास है। वो हमें आज तक महसूस होता है। और मुझे खुशी है कि संतोष भाई ने जिस तरह से बांधा उनकी बातों को। मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ। जब मैं ये कह रहा था कि जो किस उनकी योगेश ये संतोष भाई ने कुछ बातें कही, एक जो लोग कई बार बहुत हल्की फुल्की बातें कर देते थे, जो ये कहते थे नहीं वो हिस्ट्री में नहीं, वो किस्से में है। अब मैं आपको बताऊं कि किस्सा गोई को जब मैं ये कहता हूं ना कि प्रोफेशनली उन्होंने कैसे क्या कंट्रीब्यूट किया है हमारे जैसे फुल टाइम किस्सा गो के बतौर, मैं कुछ सीखना चाह रहा था। जब मैंने शुरू किया था ये किस्सा गोई को प्रोफेशनली करना, तो मैं कुछ लोगों से पूछता था कि मैं किससे सीख सकता हूँ। अब योगेश जी ने मुझसे कहा कि विजय बनर्जी साहब हैं, उनसे सीखो। और अभी आपने उस वीडियो में अखिलेश दीक्षित को देखा होगा, दीपू दद्दा को, उनके बस मेरे वो जो बेवजह वाला वीडियो है उसमें बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए हैं। वो भी नहीं है अब दुनिया में। नंबर नहीं था मेरे पास, तो उन्होंने अपनी पुरानी डायरी में नंबर ढूंढा, विजय सर को फोन कर दिया, मेरे बारे में बता दिया, और फिर हमसे कहा अब तुम चले जाओ, अब वो उनसे बात करो। दूसरा किस्सा मैं सुनाता रहता हूँ अक्सर कि बहरीन में कोई मुशायरा होना था चकबस्त की याद में। वहां से किसी ने फोन किया अभिषेक शुक्ला को कि उनके घर खानदान का कोई है क्या। तो अभिषेक ने हमसे पूछा, हमने योगेश जी से पूछा, योगेश जी ने कहा बिल्कुल मैं तो बहुत मिलता रहा हूँ उस घर से, और अपनी डायरी में नंबर ढूंढा तो नहीं मिला। तो योगेश जी ने कहा तुम मुझे थोड़ी देर बाद फोन करना, और हम नहीं कर पाए फोन उन्हें। 2-3 घंटे बाद जब उनका फोन आया तो योगेश जी रिक्शा करके अपने घर से चले गए, चारबाग या हुसैनगंज, मुझे याद नहीं कहाँ पर वो रहते थे। वहां से जाके उनका नंबर ले आए, उनसे बताए, और फिर हमको बता रहे हैं कि अब तुम बात कर लो, अब हो गई, उनको नंबर दे दो। ये जो उनका मदद करने का जो जज्बा था, और मैं वो लेख मैं शेयर कर दूंगा आज फेसबुक पर। मैंने उसमें बाकायदा बहुत डिटेल में बात की है कि किस्सा गोई जो ओरल ट्रेडिशन की हमारी किस्सा गोई, जिसका अपना एक शास्त्र था, जो अपनी एक विधा थी, उसके वो कितने बड़े हीरो हैं। और वो जो इन्वॉल्वमेंट उनका हम किस्से में देखते हैं, और जिस तरह से जिस रवानी से उनके पास शायरी आती है। और शायरी एक बार वो हम लोग बहुत कई बार बहुत जब वो हंसी मजाक के मूड में होते थे, तो हमसे एक दिन कहने लगे हिमांशु देखो ये अवधि पर काम कर रहे हैं लोग, अवध कल्चर हर जगह जोड़ देते हैं वो, लेकिन इनसे अगर पूछा जाए तो इनको अवधि में या जो हिंदी में जो महीने होते हैं कैलेंडर के, वो पूरे नहीं गिना पाएंगे ये। फिर वो हमसे कहने लगे कि ऐसा है कि काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, कुछ कुछ कई बार कहते भी रहते हैं। वो एक किस्सा सुनाते थे संतोष भाई, आपको भी याद होगा, CDRI में कोई सेमिनार हो रही थी और इसमें किसी ने उनको टोक दिया था, तो कैसे नागर जी ने उनका साथ दिया था। जो हम हमेशा ये बात कहते हैं, हमारे पास लखनऊ में एक ही इंसान था, सिर्फ एक, दूसरा ऐसा इंसान नहीं है लखनऊ पर काम करने वाला। और मैं ये पब्लिकली बोल सकता हूं क्योंकि मैं सबको जानता हूं, सबने हमको बहुत प्यार किया है, जो जिस रवानी से अवधि में बात कर सके, अवधि साहित्य पे बात कर सके, उसी रवानी से उर्दू पे बात कर सके, और उसी रवानी से खड़ी बोली हिंदी जो हमारी है उस पर बात कर सके। मुझे याद है जब वो जायसी सुनाते थे ना, जायसी का पद्मावत जिस रवानी से योगेश जी सुनाते थे, और उनको देखना उस वक्त अपने आप में एक क्षण होता था। और फिर वो जब वहां से बात करते करते वो सीधे सीधे चले आते थे नागार्जुन पे और मैथिली शरण गुप्त, तो फिर वहां से वो आपने किस्से में देखा ही, सौदा और तमाम। तो ये जो उनका, और जो बात मुझे बहुत लुभाती है, देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो अवधि पर काम करते हैं या वो लखनऊ पर काम करते हैं। अवध कल्चर पे जिस तरह से उनकी पकड़ थी ना, वो इतनी हैरान, संतोष भाई ने बताया, उनको छोटी छोटी बातें कि किस मौसम में कौन सा खाना पकता है, वो खुद से बना, अरे इतनी तेज रंगोली बनाते हैं, हमने किसी को देखा ही नहीं। वो ऐसे चुटकी में पकड़ते थे, ऐसे ऐसे यूं करते थे, और इतनी सुंदर, मतलब वो ये बातें जो थी ना, तो जब से जिसने उनको, हम तो बहुत हमारा कोई बहुत वक्त नहीं गुजरा उनके साथ। हम गए होंगे उनके साथ उनके पास, मेरा ख्याल 8वां पास करके 9वें में गए थे, तब उनसे हम चूंकि उनके लेख, वो वही शहर, अपना शहर में जो धरोहर छपता था वहां से। और ये जो किस्सा लखनऊ जिन्होंने पढ़ी है, वो जो आखिरी में शेर आता है, ये योगेश जी
को ट्रिब्यूट है, और साथ में कमाल खान सर को जो अपनी पीस 2 कैमरा में वैसे ही शेर पढ़ते थे कि उनको ट्रिब्यूट है। और छोटे से जब आप हम एक बात और कहते हैं, आज तो हम ठीक है कि चूंकि दुनिया भर में जाते हैं किस्से सुनाने के लिए, राजा बाजार के हम रहने वाले, वहां से अब जाने लगे, गोमती नगर भी जान गए। पहले तो गोमती नगर बहुत दूर रहता था, दूर लगता था। इंग्लिश की किताबें तो हमें बहुत बाद में मिली। हमारे लिए तो योगेश जी थे, उनकी किताबें पढ़ के हमें चस्का लगा लखनऊ का, उनके लेख पढ़ के। और वो ऐसे इंसान थे कि हम जाते थे उनके पास और हम पूछते थे, वो आपके पास फसाना आजाद है क्या? हाँ हिमांशु चले जाओ, ऊपर रखिए बाईं तरफ। अब दौड़ते चले जाते थे, निकाल लाते थे। और कभी उन्होंने जो मदद करने की जो उनकी, और एक चीज और है, मदद बहुत लोग करते हैं लेकिन बहुत लोग मदद ओहदा देख के करते हैं। जैसे कोई ऐसा इंसान है जिससे फायदा मिल सकता है तो तो कोई भी मदद कर देगा। योगेश जी की एक खास अदा थी, उन्होंने कभी तफरीक की ही नहीं। वो मदद किया तो ये मदद की उन्होंने तो ये सोच के कभी नहीं की कि हाँ ये हमारे कुछ काम आ सकता है या नहीं। इस तरह से मदद की है उन्होंने। जैसे संतोष भाई बता रहे थे कि वो रख देते थे पैसे, और कई बार संतोष भाई आपको तो याद होगा आखिर के दिनों में उनके घर हम पहुंच जाते थे हम लोग, तो वो मतलब उन्होंने अपने हाथ से वो पराठा सेक के हमको खिलाया, और हम हैरान, हम उनसे रोक रहे हैं कि मत करिए, ऐसा मत करिए। और क्या कहें हम, तो मेरे ऊपर तो इतना एहसान है उनका। हम हमेशा कहते हैं कि हम तो उनके बनाए हुए हैं। मतलब अगर मेरी जिंदगी में योगेश जी नहीं होते तो हम ही नहीं होते। मतलब बिल्कुल। हमने बहुत सारे लोगों को पढ़ा जिन्होंने लखनऊ पर लिखा है। नागर जी मेरे बहुत प्रिय हैं, मतलब गुरु की तरह उनको भी उनसे मैं कभी नहीं मिला। मैं एक बार कहीं कहा भी था कि नागर जी से न मिल पाने का मेरा जो गम है, जो रंज है, वो योगेश जी से मिलकर खत्म हो जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि लखनऊ को उन्होंने ज्यादा दिया है, लखनऊ ने उन्हें बहुत कम दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि लखनऊ पर उनका एहसान है। और ये बात मैं कोई भावुकता में नहीं कह रहा हूं, मैं इस पे बाकायदा दलीलें दे सकता हूं कि किस तरह की जिंदगी उन्होंने गुजारी है, और कैसे उन्होंने मतलब बिछा दिया खुद को लखनऊ के लिए, और कैसे उन्होंने, हमें याद है आखिर के दिनों में हमसे कहते थे, मतलब ये बात कई बार उन्होंने हमसे कही कि हिमांशु एक दिन कार लेके आओ, तो तुम्हें कुछ जगह लखनऊ के बाहर कुछ मंदिर हैं और कुछ जगह हैं जो तुम्हें दिखानी है। और मेरे पास कार नहीं थी उस जमाने में, और मैं नहीं जा पाया, और वो बात रह गई उनकी। अब मुझे लगता है कि यार वो जगह कौन सी थी जो वो हमें दिखाना चाहते थे। एक दिन हम पहुंच गए तो हारमोनियम था उनके पास, और वो गाना, वो याद में दुनिया तो दुनिया चांद तारे रो दिए, उन्होंने कैसे रोते रोते सुनाया है। वो जो उनके पास जो दिल था ना, वो रेयरेस्ट चीज है। वो और इसीलिए उनको इतनी मोहब्बत मिली है। वो जिस योगेश जी का ये कारनामा है कि रिक्शे वाले से लेकर और मंत्री और संतरी और IAS तक उनका एक तरह से दीवाना है। और जब वो रिक्शे वाला मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं, वो जब रकाबगंज से निकलते थे ना अपने घर से चारबाग के लिए, तो ऐसे हमने सलाम करते देखा है उनको, रिक्शे वालों को, कि हम क्या बताएं। क्या हमें लगा यार कभी हम ऐसे बन पाएंगे क्या? मेरे मोहल्ले में हम बहुत बड़े काबिल बनते हैं, हमारे मोहल्ले में आप हमारे बारे में पूछिए, कोई नहीं बता पाएगा, कोई जानता नहीं हमको मेरे मोहल्ले में। काबिल हम कितने बने कि हम बड़े खलीफा ये हो। योगेश जी की जो संवेदना थी ना, वो उनको जोड़ती थी इस तरह से। और वो जो उनकी जेनरोसिटी थी, ये जुनून जो है ना, ये आप फेक नहीं कर सकते। ये जुनून, ये किसी को जिंदगी चुनती है। सहरा ने मजनू को चुना अपने लिए। वो फरहाद जो तेशा मार के सर पे मर गया, उसको चुना इश्क ने अपने लिए। तो ये शहर चुनता है किसी को। तो क्या कहें उनके बारे में। मैं फिर संतोष भाई की तरह मेरा भी हाल है, मैं ज्यादा बोलने लगता हूँ, लेकिन योगेश जी की बात होती है तो हम वो बात कह के नहीं बता सकते कि राजा बाजार का एक लड़का, गलियों में रहने वाला, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ, वो आज एक कॉन्फिडेंस से अगर बोल पाता है ना दुनिया के किसी भी मंच पे, तो सिर्फ योगेश जी कहीं मेरे अंदर हैं इसलिए बोल पाता है। अगर वो नहीं होते ना तो नहीं होते हम ऐसे। और उन्होंने सपोर्ट किया हमें। ये जितने, ये जो अंग्रेजी की किताबें जिन्हें हमेशा कोट किया जाता है और कहा जाता है बड़ी
ये प्रामाणिक हैं और इनमें एक तरह की अंग्रेजी। योगेश जी ने जो मेहनत की है और जो उनका काम है, मैं ये जानता हूं कि वो जो फन जो हम प्रोफेशनली करते हैं उसके सबसे बड़े उस्ताद हैं, और उनके जमाने में प्रोफेशन नहीं बना था ये, इसलिए उसको लोगों ने बहुत हल्के हल्के में, अरे वो किस्सा सुनाते हैं, एक वक्त वो आएगा आज से 100, 200, 300, 400 बाद, क्योंकि उनके वीडियोस मौजूद हैं और उनकी किताबें हैं, तब लोग ये समझेंगे कि अगर हमें प्रोफेशनल स्टोरी टेलिंग करनी है तो इनको सुना जाए। और हमने तो बाकायदा उनके जुमले नकल, मतलब नकल करके हम मतलब इसमें कोई लिहाज नहीं है हमको, नकल मतलब उनके जुमले जो उनके मुंह से निकले हैं वो हमने रट लिए, और वो जब मेरी जबान में आ गए तो हमें लगा यार आज कोई कारनामा हो गया। वो बयान कर रहे थे कि वो इतनी खूबसूरत थी कि अरे नजर से मैली हो जाए। अब ये नजर से मैली हो जाए ये क्या है? ये योगेश जी का ये जो लखनवी जबान है उनकी, एक बार बोले वो जिस तरफ देख ले तो एक रिश्ता कायम कर ले। तो मैं तो क्या कहूँ, मेरे ऊपर तो एहसान है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि योगेश जी की इतनी खिदमत है लखनऊ के लिए और अवध के लिए कि क्या कहा जाए। उसमें से एक ये भी है कि उन्होंने हिमांशु वाजपेयी को लखनऊआ बनाया, और हम कहीं भी हैं, अगर एक नाम हमें चुनना है जिसने मेरी चेतना का निर्माण किया है, मेरे जहन की तामीर की है, तो वो योगेश जी का है। मैं भी बहुत नहीं, मुझे बहुत सारे लोग चूंकि यहाँ पर हैं और बहुत जो योगेश जी को जानते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा वक्त गुजारा, मेरा तो बहुत कम वक्त गुजरा, लेकिन अगर कोई को और भी कोई जोड़ना चाहे या कोई बात कहना चाहे तो वो बहुत, मुझे लगता है कि चूंकि वक्त बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जरूर हैं जब इतनी बातें निकली हैं। अमित जी यहाँ पर हैं, मैं चाहूंगा अगर अमित जी कुछ जोड़ना चाहें या कुछ बताना चाहें तो। नमस्कार सभी को। मैं तो बिल्कुल आप लोगों को स्पेशली हिमांशु जी को और संतोष जी को सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं तो लखनऊ से 1000 किलोमीटर दूर शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में हूँ। तो दाऊ एक शेर हमेशा कहते थे, कौन दिल के कितना करीब है ये पता चलता है दूर जाकर। तो जब तक मैं लखनऊ में था, दाऊ के साथ था, तो उनको देखता रहा, सुनता रहा। जब यहाँ जॉब लगी, पहले हर समय भाग भाग करके आ जाता था। सावन में चूंकि वहां पर रोड बंद हो जाती थी और ये क्या कहते हैं, जल चढ़ाने वाला सिलसिला चलता था, हरिद्वार वाली रोड थी, तो अक्सर 15-20 दिन के लिए छुट्टी हो जाती थी सावन में। तो स्कूल जैसे बंद हो जाता था, हम लखनऊ भाग आते थे। तो दाऊ कहते थे, हाँ हाँ सावन में आया है, जैसे कि जो बहुएं होती हैं मायके आ जाती है सावन में, वैसे ही आ जाता है। तो हर बात में एक नए तरीके से वो जो कहने का सलीका था वो गजब का था। तो जब मैं यहाँ पर शांति निकेतन में आया, पूरा बंगला प्रवेश था। लखनऊ की जो जुबान जो उनके साथ रह रह के मैंने सीखी थी, जैसे आपने कहा छोटे छोटे जुमले थे कि जिधर देख लिया उधर एक रिश्ता कायम हो गया, ऐसी नजर। तो ये जो छोटी छोटी जो शब्दावली थी जो हमने उनको कॉपी की थी, जो आपने कहा वैसे ही मैंने भी कॉपी कर करके वो लहजा बनाया था बोलने का, समझने का, शेरो शायरी करने का। लेकिन यहाँ पर आने से वो हिंदी वाला माहौल यहाँ पर इतना अधिक नहीं है, बांग्ला भाषी लोग हैं, तो मैं वो बोलने के लिए तड़प जाता था। 1 महीना 1.5 महीना रहने के बाद मैं इतना तड़प जाता था कि मैं छुट्टी मिले या ना मिले मैं भाग कर लखनऊ आ जाता था। और पूरा समय मेरा था कि बस सुबह में निकलता था दाऊ के घर पे, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब लखनऊ पहुंचा हूं, उनके करीब रह रहा हूं, तो मुझे लगता था ऑक्सीजन मिल गई है। और वो लेकर के फिर मैं शांति निकेतन लौटता था, और 1 महीने के बाद लगता था कि फिर खत्म होने लगी है, फिर भाग जाता था। तो ये सिलसिला खैर चलता रहा, लगातार उनके साथ संपर्क में रहा। एक मजेदार चीज जो सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उनके संपर्क में आए, तो धीरे धीरे घर जाना हुआ। रेगुलर शनिवार, हर महीने के लास्ट शनिवार को उनके यहाँ वो सत्संग होता था, तो रेगुलर कई सालों तक की उसमें जाता रहा। और वो जो सब सामान लाना और पूजा करना है वगैरह वगैरह, महफिल होती थी तो उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता था। तो धीरे धीरे करके सुनते रहे, गजल, शेरो शायरी, कविता वगैरह सब सुनते सुनते जब एक समझ आई तो हमारे अंदर भी एक कवि पैदा हो गया, हम भी लिखने लगे और खूब लिखने लगे। तो फिर एक दिन हिम्मत करके दाऊ के पास गए कि ये हमने एक गजल लिखी है,
नए नए जवान हुए थे और शेरो शायरी, इश्क, मोहब्बत ये सब सिर पर चढ़ के बोलता था। तो हमने भी शायरी खूब अच्छे से की, गजल लिखी और दाऊ के पास पहुंचे, इसको इस्लाह कर दीजिए, इसको थोड़ा देख लीजिए, संशोधन कर दीजिए। तब उन्होंने पढ़ा, अरे गजब, तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो अमित, बहुत अच्छा लिख रहे हो। तुरंत एक फाइल निकाली, उसपे मेरा नाम लिखा, अमित वर्मा, और उसको पेपर को उसके अंदर रख दिया कि तुम तो गजब का लिख रहे हो, ऐसे ही लिखते रहो, थोड़े समय में जब इकट्ठा हो जाएगा तो तुम्हारी किताब छपवा देंगे। मेरा तो बिल्कुल दिमाग सातवें आसमान पे है। और उसके बाद सुबह शाम बैठ के खूब लिख रहे हैं, खूब लिख रहे हैं, ला ला के उनको दिखा रहे हैं। वो पढ़ते थे, कहते थे हाँ अच्छा लिख रहे हो, फिर रख देते थे। सिलसिला चलता रहा चलता रहा, और जब उनके पास बैठते थे तो वो शेर व शायरी गजल सुनाते रहते थे। वो तारीफ भी कर रहे हैं, तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो, लेकिन वो सौदा, इंसा, गालिब सब कुछ सुनाते भी रहते थे कि ताकि वो समझ पैदा हो। एक समय बाद मुझको ऐसा लगा कि दाऊ को ऐसा क्यों कहते हैं कि साहब जो कुछ तुम लिख के आ रहे हो सब कुछ बढ़िया है, क्या मेरे लिखने में इतनी मतलब इतना परिष्कृत लिखते हैं कि कोई संशोधन की जगह ही नहीं है। एक बार हम उनके पीछे पड़ गए, गजल लिख के ले गए कि दाऊ आप तो हमेशा कहते हैं बढ़िया लिख रहे हो, लेकिन ऐसा थोड़ा ना होगा, कुछ तो संशोधन कर दीजिए, कुछ तो बताइए कहाँ गलत लिखा है। जब उनको बड़ा प्रेशर दिया तो उन्होंने लाल कलम उठाई, डायरी लेके गए थे हम, और डायरी आज भी मेरे पास रखी है। कोई भी ऐसी लाइन नहीं थी जिसपे उनकी कलम ना चली हो। तब मुझे समझ में आया कि हे भगवान, मैं कैसा लिख रहा था, कितना वाहियात, कितना बकवास मैं लिख रहा था, और वो तो तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। बाद में मुझे समझ में आया, शेर और शायरी सुनते 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 एक सलीका ये समझ में आया कि शेर होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, कैसे सुना जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या उसका वजन होता है कि बात निकले और दिल तक दस्तक दे। तब वो फीलिंग आई कि ये गजल है, ये हासले गजल शेर ये होता है, ये मक्ता है, ये मतला है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। ये तब समझ में आना शुरू हुआ कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम बहुत बकवास लिख रहे हो। एक ही बार उन्होंने कलम चलाई तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी औकात क्या है लिखने की। बाद में धीरे-धीरे करके समझते रहे, फिर जब समझ में आ गई, बाद में फिर हम उनको दिखाते थे तो वो संशोधन कर देते थे कि इसको ऐसे कहेंगे, इसको ऐसे कहेंगे तो मीटर पूरा हो जाएगा, इसको ऐसे होगा, ये शब्द की जगह ये शब्द होगा। तो धीरे-धीरे अच्छा होने लगा। लास्ट अभी उनकी डेथ से जस्ट कुछ समय पहले हम गए, कुछ गज़लें लेकर के उनको दिखाया, तो अब तुम दुरुस्त लिख रहे हो, अब तूने बढ़िया लिखा। थोड़ा-सा हौसला आया कि हाँ, अब चलो थोड़ा-थोड़ा ठीक होने लगा। तो ये एक उनका तरीका था, कभी भी उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया, कहा बढ़िया है, तारीफ कर करके बढ़िया। लेकिन साथ में सलीकेदारी क्या होती है, कैसे गज़ल को सुनते हैं, क्या शेर होता है, क्या उसका वज़न होता है, इस बात की समझ पैदा कर दी। तो उसी तरह वो समझ पैदा करने वाली जो बात है, वो लगा कि ये है। ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें रिपीट हो जाएँगी। आप लोगों ने मीना ट्रांसपोर्ट और रिक्शे वाला और ये सब चलता रहता था। एक बार हमने उनसे कहा, जैसे हिमांशु जी ने कहा कि वो कहते थे कि एक बार गाड़ी लेकर के आओ, तुमको लखनऊ के बाहर सुबह निकलेंगे हम लोग, दोपहर तक या शाम तक घूम के आ जाएँगे। मुझसे भी कहते थे। मैंने कार खरीदी शांति निकेतन में, और मेरा ये बड़ा था कि कार खरीद ली है, अब हम लखनऊ लेके जाएँगे। 1000 किलोमीटर ड्राइव करके ले जाएँगे, ड्राइवर को लेके जाएँगे, जो भी हो। इसलिए लेके जाएँगे कि दाऊ को लेकर के एक बार वो घूमने जाएँगे उनको लेकर के। बस वो मैंने खरीदा था, और उसके बाद ही ये कोरोना पीरियड शुरू हुआ, और बस फिर वो ख्वाहिश अधूरी ही रह गई कि हम उनको अपनी कार में बैठा कर के घुमाने ले जाएँगे। तो अधूरी रह गई, इसी तरह की बातें हैं। बहुत ज़्यादा बात तो करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप लोगों ने बात की, हमने जो कुछ कहा, इसी में दिल भर आया। ठीक है बहुत हिमांशु भाई, शुक्रिया अब अमित आप जी, किसी और को। बहुत शुक्रिया। मुझे चूँकि 8 बजे से था ये, और काफ़ी देर हो चुकी है। सिर्फ एक बात मैं कहूँगा जी, कि जी। दाऊ को के पास जब मैं बैठता था तो उनको मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता था, तो मना कर देते थे कि नहीं रिकॉर्ड मत करो। बाद में एक बार काफ़ी कस के मैंने उनको एक तरह से जिसे कहते हैं अधिकार पूर्वक एक डाँटना जिसे कहते हैं, मैंने कहा अरे आप इतना बोलते हैं, इतना हम कितना याद करेंगे? हम याद ही नहीं कर सकते। 30% 40% से ज़्यादा हमसे याद ही नहीं होता, फिर भूल जाते हैं, तो रिकॉर्ड कर लेने दीजिए ना। कहाँ मिलेगा फिर ये सब? तो फिर बोले अच्छा ठीक है रिकॉर्ड कर लो। फिर मैंने उनको बेइंतहा जब मैं लखनऊ में रहा, मैंने पूरे समय उनको रिकॉर्ड किया। उनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। फिर उनकी डेथ के बाद अभी कुछ समय पहले मैंने स्पॉटिफ़ाई चैनल शुरू किया, और उसमें जो उनके बेहतरीन लेक्चर थे, वो थोड़ा-सा उसको मैंने, क्योंकि मोबाइल इतने अच्छे नहीं थे, अभी अच्छे हो गए रिकॉर्डिंग के पर्पज़ से। तो जो अच्छे-अच्छे लेक्चर्स हैं वो सब मैंने उसमें अपलोड कर दिए हैं, और अभी लिंक भी मैंने शेयर किया है, तो आप उनको सुन सकते हैं। इसके अलावा करीब-करीब 100 से अधिक लेक्चर हैं उनके, जो कहीं भी जब मैं लखनऊ रहता था, उनका कहीं लेक्चर होता था तो मुझे फ़ोन कर देते कि वहाँ मेरा लेक्चर है, साथ में चलना है। तो उनके साथ चले जाते थे और रिकॉर्ड करते थे।
बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, उसमें से कुछ रिकॉर्डिंग्स मैंने स्पॉटिफाई में अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा, उनका करीब महसूस होगा। इसी तरह जैसे जैसे समय मिलेगा उसको अपलोड करते रहेंगे। ये एक मैंने काम किया है, जो बिल्कुल, आपके ये साथ बहुत शेयर बड़ा करना काम चाह है। रहा था। थैंक यू। और यहीं से एक बात जुड़ती है अमित जी की एक बात से, कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उनको जानते रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, सबके अपने संस्मरण है। संतोष भाई ये जो जिस किताब का ये जिक्र कर रहे थे, वो उस पर बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आपके पास, जिनके पास भी योगेश जी से जुड़ा हुआ कोई भी किस्सा या कोई भी बात या कोई भी ऐसी चीज है जो दूसरों के लिए काम की हो सकती है, तो आप प्लीज संतोष भाई को भेजें उसे। संतोष भाई अपनी किताब में उसे शामिल करेंगे। और संतोष भाई, आपको अभी बाद में ईमेल आईडी वगैरह सब उनका मिल जाएगा। ना भेज पाए उनको तो मुझे भेज दें, मेरा नंबर बहुत सारे लोगों के पास है। ये काम हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो हैं वो सहेज ली जाएंगी, तो वो चीजें बची रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब लोग यहाँ मौजूद रहे, इतने लंबे वक्त तक जुड़े रहे। योगेश जी की बातें तो वो खुद जिस अंदाज में सुनाते थे, वो खुद जिस तरह से बात निकालते चले जाते थे, तो उनका अफसाना भी वैसा ही है। तो हम लोग मिलते रहेंगे और बार बार उनके बारे में बात करते रहेंगे। और अब हमें लगता है कि उनके बारे में जब बात की जाए तो हर बार हर मीटिंग का एक टॉपिक तय किया जाए और उस दायरे में उनके बारे में बात की जाए, तो वो बेहतर तरीका होगा। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं और जाहिर सी बात है कि उनके बारे में ऐसा होना भी चाहिए। तो सबका बहुत आभार, माधवी जी का बहुत आभार कि उन्होंने ये एक मौका बनाया कि हमें याद है कि इस साल संस्कृत कथा फेस्टिवल में भी उन्होंने हमसे कहा था कि हम एक पूरा सेशन योगेश जी पर रखना चाहते हैं और उनको डेडिकेट करना चाहते हैं। फिर लेकिन चूंकि उस वक्त वो नहीं हो पाया था, तो आज ये हमने किया और बहुत खुशी हुई। और हमें लगता है कि उनको याद करते जाना चाहिए और जब भी कोई मौका मिले तो हमें उनको इस पर्सनली तो हम सब याद करते ही हैं, लेकिन हम सबको एक साथ बैठ के जब हम याद करेंगे, हमारे बीच एक रिश्ता जैसे बनता है कि मेरा संतोष भाई के साथ है, वैसा ही हम सब आपस में भी महसूस कर पाएंगे और हम वो उस याद को सेलिब्रेट कर पाएंगे, उस स्मृति को प्रणाम कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो यहाँ पर जुड़े। और बाकी कोई बात रह गई हो तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो वहां पर बस एक बात मुझे कहनी है हिमांशु भाई जी। हाँ, एक बात ये कहनी है कि 1.5 घंटे हम लोगों ने दिया और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बात ही नहीं की गई उनके बारे में, ऐसा फील हो रहा है। ये हो सकता है कि ये ज्यादा कहने के चलते हो कि ज्यादा कुछ कहा जाना चाहिए, लेकिन फिर कभी और बहुत सारी तमाम बातें हैं, उनको हम लिखेंगे, उनको कलमबद्ध करेंगे। मेरे पास भी उनके तमाम वीडियो हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। वो और जो भी लोग काम करना का एक चाहें, शेर है भाई, वो एक शाद अजीमाबादी का शेर है कि जिससे तेरा बयान सुनते हैं, जिससे तेरा बयान सुनते हैं, नित नई दास्तान सुनते हैं। तो योगेश जी का भी ऐसा ही है मौजू कि जो भी उनके बारे में बयान करेगा वो सिर्फ बयान नहीं करेगा, वो एक पूरी दास्तान सुनाएगा। तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनके बारे में कितनी बात हो, लगता है कम बात हुई है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बार बार हमें उनके, जैसे मैंने कहा भी कि कोई भी मौका हो हमें ये, आज शाम 5 बजे से रकाबगंज में जो मंदिर है चौराहे पर, वहाँ आरजे प्रतीक जो हैं योगेश जी के बहुत स्नेह पात्र रहे वो, तो उन्होंने एक सुंदरकांड पाठ का वो किया था। मैं जा रहा था तो मैंने आज देखा कि उस चौराहे पर एक बड़ा सा वो लग गया है और वो उस पर बहुत बड़ा बड़ा लिखा है पद्मश्री योगेश प्रवीण चौराहा। उस चौराहे पर उस पत्थर पे तो पहले ही लग गया था, लेकिन अभी वो एक नया, वो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे खुशी भी बहुत हो रही थी, गर्व हो रहा था कि मैं इनको जानता रहा हूँ, और थोड़ा सा फिर मुझे थोड़ा रंज भी हुआ कि जिस तरह से योगेश जी चाहते थे वो कुछ बातें जो ज्योति जी ने जिक्र की अपनी बात में वो नहीं हो पाई, लेकिन हम उन्हें याद करते रहेंगे और उन्हें, उनकी मेमोरी को सेलिब्रेट करते रहेंगे और उनके किस्से जो हैं वो सुनाए जाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, धन्यवाद। बेहद शुक्रिया।